5 डेज 5 स्किल्स के डे नंबर 2 में आपका स्वागत है। और डे 2 में आज हम सीखेंगे यूआई यूएक्स डिजाइन के बारे में। देखिए आज के टाइम में जो टॉप 5 हाई पेइंग जॉब्स है ना मार्केट में, उनमें से एक कैटेगरी है यूआई यूएक्स डिजाइन की। आज के टाइम में एक यूआई यूएक्स डिजाइनर को कंपनी काफी अच्छी सैलरी ऑफर करती है। एक जो फ्रेशर होता है ना, उसको भी स्टार्टिंग जो सैलरी मिलती है 25 to 30,000 सैलरी इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जो यूआई यूएक्स डिजाइन की फील्ड है ना, इसका कितना स्कोप है मार्केट में, और आप एक अच्छी सैलरी इजीली आप इस फील्ड में आप पा सकते हो। अब यूआई यूएक्स डिजाइन में काम क्या होता है, आप जितनी भी वेबसाइट ऐप कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो ना, उनको सबसे पहले जो डिजाइन करता है वो एक यूआई यूएक्स डिजाइनर डिजाइन करता है। आप जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, जितनी भी आप वेबसाइट ऐप आप यूज करते हो उनको डिजाइन करता है एक यूआई यूएक्स डिजाइनर। जैसे कि आप स्विगी जोमेटो ऐप यूज करते हो, एक फूड डिलीवरी ऐप है। अब वो ऐप आपको देखने में कैसी लग रही है, कैसा कलर कॉम्बिनेशन है, कैसे उसको यूज किया जा रहा है, कैसे इमेज आ रही है, कैसे प्राइस आ रहे हैं, कैसे एनिमेशन वर्क कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें जो डिजाइन करता है वो एक यूआई यूएक्स डिजाइनर उसको डिजाइन करता है। काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, एक डिजाइनिंग की फील्ड है। आप कोई भी वेबसाइट ऐप आप डिजाइन करोगे इसमें, और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो किया जाता है फिग्मा। और आपको इस डे 2 में आपको फिग्मा ही बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाया गया है। देखिए किसी भी चीज को सीखते हैं ना, तो सबसे पहले उसके बेसिक हमारे क्लियर होनी चाहिए। अगर बेसिक हमारे क्लियर हो जाएंगे तो एडवांस चीजें हम इजीली सीख सकते हैं, वरना बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो एडवांस चीजें हमें नहीं आएंगी, हमें बाद में प्रॉब्लम काफी फेस करनी पड़ेगी। तो फिग्मा कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको सिखाया गया है, कैसे उसको यूज किया जाता है, कैसे डिजाइनिंग की जाती है, कैसे प्रोटोटाइपिंग की जाती है। ठीक है, अलग अलग चीजें, ऑटो लेआउट, हर एक चीज जो ग्रिड सिस्टम है, कंपोनेंट वेरिएंट्स और ग्रुप फ्रेम्स, हर एक चीज आपको सिखाई गई है आज डे 2 में। तो डे 2 में एक नई स्किल को सीखेंगे, एक नया करियर ऑप्शन भी आपके पास होगा। आप यूआई यूएक्स डिजाइन की फील्ड में अपना करियर आप बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि यूआई यूएक्स डिजाइन क्या होता है। देखिए हम बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे, जिससे कि स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और एडवांस तक हम इसे सीख पाएंगे। तो यूआई यूएक्स डिजाइन का काम क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट, कोई भी ऐप हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके डिजाइन और उसके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना। मतलब कि हम जब भी कोई वेबसाइट, कोई भी ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, हम क्यों उसको यूज करते हैं? फर्स्ट है, एक तो वो एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, दूसरा उसको यूज करने में हमें काफी सिंपल, स्मूथ और इजी हम उसको यूज कर पाते हैं। जैसे कि हम स्विगी जोमेटो यूज करते हैं, ठीक है, ऐप है। अब वो क्या कर रही है? फर्स्ट तो वो एक प्रॉब्लम सोल्व कर रही है जिससे कि फूड हमारे घर पर इजीली आ जाता है। सेकंड, उसको जब हम यूज करते हैं उस ऐप को, स्विगी जोमेटो जब ऐप यूज करते हैं तो वो इतनी स्मूथ है, इतनी सिंपल है कि हर कोई उसको यूज कर सके। तो इस तरीके से काम होता है यूआई यूएक्स डिजाइन में। अब देखिए यूआई और यूएक्स ये दोनों अलग टर्म है। यूआई का काम अलग होता है और यूएक्स का काम अलग होता है, लेकिन है अलग, लेकिन एक साथ जुड़े हुए। इनके बिना एक परफेक्ट वेबसाइट, ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूआई क्या होता है। यूआई का काम होता है यूजर इंटरफेस। मतलब कि जो भी वेबसाइट ऐप हम यूज कर रहे हैं वो देखने में कैसी लगेगी, कैसा उसका कलर होंगे, कैसे उसके टेक्स्ट होंगे, कैसी इमेज होगी, कैसा बटन होगा। कैसे, मैं कैसे कहना चाह रहा हूं, अब देखिए मेरे पास यहां पर ना स्क्रीन है, ठीक है, एक फूड डिलीवरी ऐप है। अब सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? एक येलो कलर दिख रहा है। येलो कलर क्या है? इस ब्रांड का एक कलर है, ठीक है, लोगो है, उसका कलर है, जो ब्रांड का कलर होता है। जैसे कि स्विगी जोमेटो है, जोमेटो है, रेड कलर होता है, तो इसका येलो है। ब्रांड नेम है, ऐड टू कार्ट का है। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपको दिख रही है, चीज, चिकन, है ना, अलग अलग। यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, यहाँ पर ये टेक्स्ट है, किंग साइज बर्गर, ठीक है, यहाँ पर और टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये प्राइस है। तो ये क्या है? ये इनकी प्लेसमेंट है ना। तो किस तरीके से इनकी प्लेसमेंट होगी, कैसा टेक्स्ट होगा, कैसा कलर लेंगे, जो ये बटन भी यहां पर ये है, ठीक है, ये चीज जो येलो है, ठीक है, ये कैसा होगा, कैसी उसकी शेप होगी, अंदर टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे, उसका फॉन्ट कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा। इसके बाद ये स्पेशल ऑफर है, साथ ही ये ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाली ये कैटेगरी है, इनके बीच में कितना स्पेस होगा,
ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी है हमारे पास, यहाँ पर चीज बर्गर, बीबीक्यू, ठीक है, बारबेक्यू बर्गर, तो अलग अलग चीजें, नीचे नेविगेशन है, ठीक है। तो ये किस टाइप से डिजाइन होंगी चीजें, ये सारी चीजें किस में होती है, ये करता है एक यूआई डिजाइनर, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी इमेज है, ऐड टू कार्ट का बटन है, तो किस टाइप से इनकी प्लेसमेंट होगी, कैसी वो देखने में लगेगी। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है जो कि हमने ऐड टू कार्ट में वहां पर करी है, तो यहाँ पर कैटेगरी अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस जो हम करते हैं ना, कितनी क्वांटिटी हमें ज्यादा चाहिए कम चाहिए, तो सारी चीजें। तो ये किस टाइप से डिजाइन होंगी, कैसी वो दिखेंगी, कैसे उनका कलर होगा, कैसा उसका टेक्स्ट होगा, वो सारी चीजें कौन करता है, एक यूआई डिजाइनर करता है। या तो कोई रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, फूड डायरेक्ट हम सर्च करते हैं, आप 2 से 3 क्लिक में ना कोई भी फूड ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अब ये प्रोसेस लंबा भी हो सकता था, क्या पता 8 से 9 क्लिक में हम एक किसी ऑर्डर, जो फूड हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं उसको हम प्लेस कर पाते, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हम 2 से 3 क्लिक में उस फूड को हम ऑर्डर कर पा रहे हैं। तो जो यूजर का एक्सपीरियंस हुआ है जब वो उस वेबसाइट ऐप पर आया है, तो क्या हुआ है, एकदम सिंपल, इजी और स्मूथ तरीके से वो चीजें वहां पर कर पा रहा है। जैसे कि हम Amazon हम यूज करते हैं, तो वहां पर भी आप कोई प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, आप 2 से 3 क्लिक में किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हो। तो ये क्या होता है कि उस प्रोसेस को जब यूजर आए आपकी ऐप पर, तो उस प्रोसेस को कितना स्मूथ हम बना सके, कितना सिंपल बना सके कि हर कोई उसको यूज कर सके, तो ये काम होता है यूएक्स डिजाइनर का। कंपनी में जब आप जॉब करते हो, ठीक है, तो वहां पर एक 2 अलग डिपार्टमेंट होते हैं, यूआई डिजाइनर और यूएक्स डिजाइनर। यूएक्स डिजाइनर का पहले सबसे मेन काम होता है कि वो वेबसाइट कैसी बनेगी, कैसी दिखेगी, ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा होगा, कैसे किस तरीके से उसको स्मूथ बना जाएगा। उसके बाद उन चीजों को इंप्लीमेंट कौन करता है, यूआई डिजाइनर की जो यूजर के बारे में हमने रिसर्च की है, कैसा उसका एक्सपीरियंस होगा, अब उन चीजों को हमें यहां पर बनाना है। सॉफ्टवेयर पे हम डिजाइन करते हैं जो कि फिग्मा है। तो ये होता है यूआई और यूएक्स, इसके बारे में हमने समझा। अब हम चलते हैं अपने फिग्मा पर और वहां पर समझते हैं कि किस तरीके से हम चीजें यहां पर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले भी उसके बेसिक्स हमारे वहां पर क्लियर होने चाहिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में किसी भी वेबसाइट ऐप को हम कैसे डिजाइन कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल ओपन किया है। अब इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो करते हैं हम फिग्मा, ठीक है। यहाँ पर ये फिग्मा है, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद टॉप में आपको ये फिग्मा आ जाएगा। क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। अगर लॉगिन के लिए आए तो आप लॉगिन कर सकते हो, अपनी मेल आईडी आप वहां पर फिल करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहां पर एंट्री कर लोगे। तो एंट्री करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहां पर शो होगा। सबसे पहले यहां पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप सर्च कर सकते हो, यहां पर काफी चीजें। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी में काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ ही किस टीम के साथ आप वर्क कर रहे हो, ड्राफ्ट, ऑल प्रोजेक्ट, जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए हो सारे प्रोजेक्ट आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर रिसोर्सेज, अगर कोई रिसोर्सेज आप लाए हो तो वो हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेस है, जो भी चीजें आप डिलीट करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर ये टीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये अनटाइटल है, जो भी आप चीजें यहाँ पर करना चाहते हो। रिसेंट पे आओगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, जितना भी वर्क करोगे तो सारा आपको इसी टाइप से यहाँ पर ये शो होगा। इसके बाद यहाँ पर ये डिजाइन है, फिग्मा जैम है, जो कि हम क्या करते हैं, कोलैब करते हैं, ठीक है, अपने टीम मेंबर्स के साथ कोई डिजाइन आइडिया शेयर करते हैं, तो वो सारी चीजें करते हैं। अगर अब हमें कुछ नई डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये डिजाइन पर जाएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सॉफ्टवेयर का ओपन होता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा, ज्यादा कुछ चीजें नहीं दिखेगी। देखिए इसमें ज्यादा चीजें शो नहीं होगी, लेकिन इसमें हर एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी वेबसाइट, ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इजीली डिजाइन कर सकते हो यहाँ पर, वो भी सिंपल वे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग चीजें हैं। अगर आप ये लेफ्ट में देखोगे सारी चीजें, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लेयर पैनल। अब लेयर पैनल क्या होता है, जितनी भी चीजें हम यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे, जैसे कि फ्रेम होता है, कोई शेप ला रहे हैं, कोई टेक्स्ट ला रहे हैं, कोई रेक्टेंगल ले रहे हैं, कुछ भी चीजें हम ले रहे हैं वो सारी आपको यहाँ पर लेयर के थ्रू दिखेगी, ठीक है। और जो ये राइट में आपका, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर डिजाइन पैनल, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें हमें डिजाइन करनी है, जैसे फ्रेम लाए, रेक्टेंगल लाए, कोई कलर लगाना है, कोई टेक्स्ट हमें यहाँ पर फील करना है, स्ट्रोक, एनिमेशन, जितनी भी चीजें हमें करनी है वो सारी कहाँ पर आती है, आपकी डिजाइन पैनल में। अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन अगर हम कुछ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको शो होने लगेगी। अभी हम उसको करके भी देखें, क्योंकि बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद थोड़ा इसको स्टेप टू स्टेप एडवांस की और हम चलते चलेंगे। ऊपर यहाँ पर डिजाइन दिख रहा है, ये है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में इसको समझें, क्योंकि लास्ट में इसको समझना हमें पड़ेगा, पहले ये हमारी समझ नहीं आएगा।
और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैनवास, ठीक है, जहां पर हम अपनी डिजाइनिंग करते हैं। और जो ये आपके नंबर्स आ रहे हैं ये ऊपर और नीचे, ये क्या है, रूलर्स है, ठीक है। रूलर्स में क्या होता है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं कहीं लाइन चाहिए कि इस लाइन की अलाइन ही हमें सारी चीजें डिजाइन करनी है, तो आप ये रूलर्स आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। और नीचे ये क्या है, यहां पर हमारे टूल बार्स है। अगर हम इन टूल बार्स में यहां पर जाएंगे, मूव, हैंड टूल, स्केल टूल, यहां पर ये आपका शेप है, ठीक है, यहां पर सॉरी फ्रेम, सेक्शन, स्लाइस, इसके बाद है आपका यहां पर ये सारी शेप आपके पास आ जाएंगी, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार और इमेज वीडियो। अगर हमें किसी इमेज वीडियो अपलोड करनी है अपने प्रोजेक्ट में वो आप यहां पर कर सकते हो। इसके बाद ये हमारा ये टेक्स्ट है और ये कमेंट है कि कुछ हम डिजाइनिंग कर रहे हैं और हम टीम मेंबर के साथ वर्क कर रहे हैं, तो हम कमेंट के थ्रू उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंजेस है, परफेक्ट है, या कुछ हमें प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रही है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ प्लगइन्स वगैरह आप सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हमें यहाँ पर अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। अब डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टूल बार है, टूल बार में आपको यहाँ पर 3 टूल्स होंगे, एक मूव टूल, हैंड टूल और स्केल टूल। अब ये तीनों टूल ना आपको देखने में सेम लगेंगे, यूज करने में भी सेम लगेंगे, लेकिन तीनों का यूज डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से इनको यूज किया जाता है। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक फ्रेम लेता हूं, फ्रेम की शॉर्टकट की है F, अभी इसको भी हम समझेंगे। अब शॉर्टकट की मैंने इसको एक फ्रेम ले लिया यहाँ पर। पहले इन टूल्स को हम सिंपल वे में समझ लेते हैं, उसके बाद चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। अब देखिए मैं फ्रेम में यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आपको दिख रहा होगा पहले यहाँ पर ब्लैंक था और मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट करा, तो ये डिजाइन पैनल में मेरे पास काफी चीजें यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। इनको भी डिटेल में 1 बाय 1 समझेंगे, पहले इन टूल को समझते हैं। अब ये क्या है, ये फ्रेम है। अब इस फ्रेम में मैं इसको क्या कर सकता हूं, इस मूव टूल की हेल्प से इसको मूव कर सकता हूं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये मूव टूल आपका ओपन रहता है, ठीक है, इसको मूव कर सकता हूं। नेक्स्ट है हैंड टूल। अब हैंड टूल में क्या हो रहा है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसी शेप की एक कॉपी ले लेता हूं यहां पर, इतनी, और एक इधर ले लेता हूं, ठीक है। अब मूव टूल से क्या हो रहा है, मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहां पर मूव कर पा रहा हूं, ठीक है, समझे इतना। लेकिन जैसे ही मैं हैंड टूल का यूज करता हूं तो मैं क्या कर पा रहा हूं, मेरी अब ये जो कैनवस है जहां पर मैं डिजाइनिंग कर रहा हूं वो मूव हो रही है। मूव टूल से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव होगा, लेकिन हैंड टूल से मेरी जो पीछे की कैनवस है जहां पर मैं डिजाइनिंग कर रहा हूं उसको मैं मूव कर सकता हूं, कि मेरा ये फ्रेम यहां पर भर गया पूरा, मैं इसको साइड में करूंगा और यहां पर अपनी दूसरी डिजाइनिंग कर सकता हूं, ठीक है। अब एक और टूल है, स्केल टूल है। अब देखिए अगर मैं आपको अभी बताऊं, स्केल टूल की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मुझे इसको स्केल करना है तो मैं इसको स्केल कर सकता हूं, मैं इसकी विड्थ यहां पर बढ़ा सकता हूं, मैं इसकी हाइट कम ज्यादा कर सकता हूं, तो मुझे, और मैं काम किससे कर रहा हूं, ये सारा मैं यहां पर मूव टूल की हेल्प से सब कुछ कर पा रहा हूं। लेकिन मैं स्केल टूल पर जाता हूं तो स्केल टूल से भी मैं वही काम कर रहा हूं, ये देखिए, लेकिन क्या हो रहा है, वो सारे का सारा मेरा वो स्केल हो रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक टेक्स्ट ले लेता हूं, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और मैं यहां पर लिखता हूं फिग्मा, ठीक है। ये फिग्मा मैंने यहां पर लिखा, मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज में यहां पर बड़ा कर देता हूं। ये फिग्मा मैंने लिखा, ये सॉफ्टवेयर है हमारा फिग्मा। इसको मैं अगर अब क्या करता हूं, मैं इसको स्केल कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरा ये वर्ड स्केल नहीं हो रहा, जो इसका ये बॉर्डर है, ये फ्रेम है, ठीक है, जिसके अंदर ये मेरा टेक्स्ट है, खाली वो स्केल हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, लेकिन मेरा टेक्स्ट यहां पर नहीं, मतलब वो उसका साइज नहीं बढ़ रहा है यहां पर। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर स्केल टूल पर क्लिक करता हूं, स्केल टूल की शॉर्टकट की होती है के, और जैसे ही मैंने स्केल टूल यहां पर सिलेक्ट करा है तो मेरे पास यहां पर सारी चीजें इसकी आ चुकी हैं। अब देखिए, अब स्केल टूल से क्या हो रहा है, मैं इनको, इस पूरे टेक्स्ट को मैं स्केल यहां पर कर पा रहा हूं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, ये तीनों टूल ना आपको देखने में सेम लगेंगे, यूज करने में भी सेम लगेंगे, लेकिन तीनों का यूज इनका अलग है, ठीक है। तो ये 3 टूल हमें समझ आए। इसके बाद हम समझते हैं अपना यहां पर नेक्स्ट, ठीक है, जो कि है फ्रेम के लिए। अब देखिए फ्रेम क्या है, फ्रेम के लिए मैं अगर यहां पर फ्रेम पर क्लिक करता हूं
तो फ्रेम पर क्लिक करने के बाद मेरे पास जो मेरा डिजाइन पैनल है उसमें काफी ऑप्शंस मुझे शो हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं? अब देखिए फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं। अब देखिए कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं तो एक फ्रेम होता है ना। हमारा फोन है जो हम फोन यूज करते हैं उसका एक साइज है ना। डेस्कटॉप हम यूज कर रहे हैं जो स्क्रीन साइज है उसका एक साइज है ना। तो उस साइज के अंदर ही हम सारी चीजें डिजाइनिंग करते हैं। जैसे कि फोन के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड, ठीक है, यहाँ पर एंड्रॉइड कॉम्पैक्ट, एंड्रॉइड मीडियम, आईफोन के सारे साइज आपको मिल जाएंगे। आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो मैक्स, प्लस 14, 15 सारे साइजेस हैं। अब मुझे आईफोन 16 साइज के अकॉर्डिंग अपनी डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। तो मेरे पास ये एक फ्रेम आ चुका है, इस फ्रेम के अंदर ही हम डिजाइनिंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं उठाया और मैंने यहां पर बाहर डिजाइनिंग कर ली, नहीं, डिजाइनिंग हम करेंगे उस फ्रेम के अंदर। तो ये मेरा फोन का आ गया। अगर मुझे वापस से दूसरा फ्रेम चाहिए, मैंने F प्रेस करा, अब मेरे पास मुझे चाहिए यहाँ पर टैबलेट के लिए। तो टैबलेट के लिए मेरे पास यहाँ पर अलग अलग आ जाएंगे, या तो मुझे एंड्रॉयड के लिए चाहिए, आईपैड के लिए चाहिए, तो मेरे पास ये आईपैड के लिए भी यहाँ पर क्या आ गया, टैबलेट के लिए एक फ्रेम साइज आ चुका है। अब मैं वापस से फ्रेम पर चलता हूं। अब मुझे डेस्कटॉप के लिए चाहिए, तो डेस्कटॉप के लिए भी आपको क्या हो जाएगा, मैकबुक एयर, ठीक है, अलग अलग आपको यहाँ पर डेस्कटॉप के साइजेस आपको मिल जाएंगे। तो मेरे पास ये क्या हो गया, यहाँ पर 3 साइजेस हो गए, फोन के लिए, टैबलेट के लिए और मैकबुक जो डेस्कटॉप के लिए। तो इन फ्रेम के अंदर ही हम अपनी प्रॉपर यहाँ पर डिजाइनिंग करते हैं, इन फ्रेम से बाहर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना होता है ना। क्योंकि जो भी वेबसाइट ऐप हम यूज करते हैं, हम उसको जब चलाएंगे तो कहां पर चलाते हैं, फोन में चलाएंगे। कोई वेबसाइट है, कोई हम किस पर चलाएंगे, डेस्कटॉप पर चलाएंगे, तो फ्रेम हमारा होना चाहिए, उस फ्रेम के अंदर ही अपनी प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है अब यहाँ पर सेक्शन। अब देखिए फ्रेम में क्या था, अलग अलग थे। मान के चलिए हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर अलग अलग फ्रेम है, और मुझे टीम को बताना है कि ये सारे फ्रेम ना एक ही डिजाइनिंग के हैं। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, अब ऐसे ऐसे तो मैं सब में अलग अलग तो इनको नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक सेक्शन बनाऊंगा। कैसे, मैं यहाँ पर गया, सेक्शन पर क्लिक करा और एक मैंने यहाँ पर ये सेक्शन बना दिया, ठीक है। अब सेक्शन से क्या हुआ है, मैंने इसके सबसे पहले यहाँ पर कुछ कलर चेंज कर देता हूँ। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कैसे इनके कलर्स वगैरह सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। और मैं नेक्स्ट कलर पर गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक सेक्शन बन चुका है। अब क्या हो रहा है, ये मेरी कंप्लीट ना, यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक ही सेक्शन के अंदर सारी चीजें मेरी आ चुकी हैं। अब जो भी मेरे साथ टीम मेंबर यहाँ पर काम करेगा तो क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि ठीक है ये सारे फ्रेम्स हैं, ठीक है, जितनी भी स्क्रीन साइज मैंने यहाँ पर डिजाइन करी है वो इस सेक्शन के अंदर है, ये एक का ही पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है यहाँ पर स्लाइस। अब स्लाइस में क्या होता है, स्लाइस के लिए मैं एक चीज और कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप और ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा ना और डिटेल में यहाँ पर समझ आ जाएगा। मैं इसका कलर भी थोड़ा येलो कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैंने कुछ यहाँ पर डिजाइनिंग करी और किसी चीज को मुझे हाईलाइट करना है, मुझे दिखाना है टीम मेंबर्स के साथ, या उस पर्टिकुलर चीज को मुझे जूम करके देखना है अच्छे से, ठीक है, या एक्सपोर्ट करके मुझे किसी को सेंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा यहाँ पर अपने टूल बार में और स्लाइस पर क्लिक करूंगा, और आपको जो भी चीज आपको जूम करके एक्सपोर्ट करनी है, क्या कर सकता हूं मैंने यहाँ से इसको जूम करा और ऐसे ना मैंने इसको रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा एक्सपोर्ट है, इस पर मैं जाऊंगा और प्रीव्यू पर देखूंगा, तो देखिए मेरा जितना पार्ट मैंने यहाँ पर स्लाइस के थ्रू इसको यहाँ पर किया है, उस टूल के थ्रू वो मेरा यहाँ पर जूम होके मुझे दिख रहा है। तो ये काम होता है हमारा किसका, स्लाइस टूल का, ठीक है। तो ये आपको तीनों टूल समझ आए। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर शेप टूल पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की शॉर्टकट की होती है हमारी आर, और मैंने आर प्रेस करी तो मैंने एक रेक्टेंगल अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, मैं इसका साइज यहाँ पर इसकी विड्थ हाइट इजीली इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। साथ ही जो लेआउट वाला आपको यहाँ पर पैनल दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको मैनुअली भी आप माउस की लेफ्ट क्लिक आप यहाँ पर करके रखोगे तो उसको इस तरीके से लेफ्ट राइट आप करोगे तो ऐसे भी इसकी विड्थ हाइट आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। हाइट आपको करनी है तो आप हाइट इस टाइप से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इतना काम क्लियर हुआ। इसके साथ कुछ ही चेंजेस हमें करने हैं, जैसे कि एक कॉर्नर रेडियस है इसकी, ये हमें कम करनी है, तो मैं इसको कम ज्यादा यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है।
इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस कर सकता हूँ। देखिए मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पर इजीली चेंजेस कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी जैसे भी मुझे यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो मैं इन शेप के साथ क्या कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ और अपने अकॉर्डिंग कोई डिज़ाइन मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है तो वैसा डिज़ाइन मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिया था, रेक्टेंगल, और मेरी शेप क्या हो चुकी है, मैंने उसको अलग डिज़ाइन में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। सारी शेप के साथ ऐसे ही है। आप लाइन पर हैं तो लाइन आप ले सकते हो, यहाँ पर आपको लाइन लेनी है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट जाएगी, वरना आप इसको 360 डिग्री मूव कर सकते हो और जहां पर भी आपको लाइन लेनी है उस लाइन का यूज आप कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर है एरो। देखिए एरो मैं लूंगा तो मेरा एरो क्या होगा, सॉरी ये मैंने एरो लिया और एरो के साथ मैं यहाँ पर ये देखिए, मैं अगर आपको ये कैनवस जूम करनी तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे और स्क्रॉल करोगे इसको, माउस को, देखिए इस टाइप से, तो आप इसको कैनवस को जूम और जूम आउट, यहाँ पर जूम इन जूम आउट आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको दिखेगा भी ऊपर में कि कितनी आपने जूम कर ली, कि 94%। आपको जितनी भी जूम करनी है आप जूम कर सकते हो और मैनुअली भी आप यहाँ पर कर सकते हो जूम इन। ठीक है, यहाँ पर आप जूम आउट, तो अलग अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैनवस का जो उसको जूम आउट जूम इन आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा यहाँ पर वो है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ तो एक परफेक्ट नहीं बनना, लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो मेरे सर्कल यहाँ पर एकदम परफेक्ट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो आपका एकदम परफेक्ट सर्कल यहाँ पर बन पाएगा, वरना ये आप इसको और भी शेप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर इजिली कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है यहाँ पर पॉलीगन। देखिए पॉलीगन में आप ये कुछ इस टाइप से आपके पास रेक्टेंगल आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या है, इसके काउंट यहाँ पर बढ़ाने हैं तो मैं इसके काउंट यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ, जितने भी मुझे काउंट यहाँ पर बढ़ाने हैं। ठीक है, जितने भी इसके कॉर्नर्स मुझे चाहिए तो इस टाइप से मैं कर सकता हूँ। साथ ही मैं इसकी रेडियस यहाँ पर कम कर सकता हूँ, कॉर्नर रेडियस। आप इसको मैनुअली भी यहाँ पर कर सकते हो। अपीयरेंस है, अपीयरेंस में आप इसकी कॉर्नर रेडियस यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो, कि मुझे चाहिए यहाँ पर 20 तो आप यहाँ पर 20 कर सकते हो, मुझे चाहिए यहाँ पर खाली 6 तो आप इसको 6 कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पर स्टार। ये आप स्टार भी इस टाइप से, जैसे मैंने आपको बताया था किसमें, इलिप्स टूल में जो सर्कल है, अगर शिफ्ट प्रेस करके आप रखोगे तो एकदम परफेक्ट स्टार आपका यहाँ पर बनेगा। कोई भी शेप आप डिजाइन कर रहे हो तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखो तो वो एकदम स्ट्रेट और एकदम परफेक्ट वहां पर बन पाएगी। और यहाँ पर भी आप काफी चेंजेस कर सकते हो, इसकी कॉर्नर रेडियस आप कम कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से। साथ ही इनके काउंट्स भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। इतनी चीजें हमें क्लियर हुई। इसके बाद यहाँ पर ये पेन टूल है। पेन टूल की हेल्प से आपको जो भी चीजें आपको यहाँ पर बनानी है, आप पेन टूल की हेल्प से वो चीजें डिजाइन आप यहाँ पर कर सकते हो। इसी तरीके से ये है पेंसिल। पेंसिल की हेल्प से भी आप इसी टाइप से कोई भी चीज आपको डिजाइन करनी है, कुछ लिखनी है, आप यहाँ पर कर सकते हो। ये हमारा टेक्स्ट टूल। इसकी भी शॉर्टकट की क्या होती है, टी होती है। तो टी प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर जो भी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है मैं वो यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से। इसके बाद ये कमेंट का है कि मुझे यहाँ पर कुछ अपने टीम मेंबर को बताना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ परफेक्ट। ठीक है, और मैं इसको इस टाइप से कि मैंने यहाँ पर क्या करा, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो माउस है वो स्क्रॉल करूंगा यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि कुलदीप ने यहाँ पर लिखा है परफेक्ट, की मतलब ये परफेक्ट है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या है आपके ये प्लगइन्स वगैरह आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। हमें जब डिजाइनिंग करते हैं, आगे आगे हम सीखेंगे इसको, जब डिजाइनिंग करते हो बहुत सी प्लगइन्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम यहाँ पर वो सर्च कर सकते हैं, उन प्लगइन्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई यहाँ पर, ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर आप, मैंने इतनी चीजें यहाँ पर लेकर आया हूं तो ये क्या है, लेयर पैनल में आपको सारी चीजें अलग अलग दिख रही होंगी, है ना। फिग्मा, वेक्टर, ये अलग अलग शेप हैं। ठीक है, स्टार, पॉलीगन, एलिप्स, एरो, लाइन, स्लाइस, मैकबुक एयर, रेक्टेंगल, आईपैड, आईफोन, ये फ्रेम है अलग अलग, है ना। तो सारी चीजें आपको लेयर पैनल्स में यहाँ पर सॉरी, और डिजाइन पैनल में आपको क्या हो रहा था, सारी चीजें यहाँ पर। अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसको, अब डिटेल में। बेसिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मेन चीज है, इस डिजाइन पैनल को हम अपना क्लियर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक फ्रेम लेता हूं तो F प्रेस करूंगा और मैंने यहाँ पर फोन पर गया और मैंने यहाँ पर आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कितनी जो मेरी कैनवस की
जो मुझे इसको जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल प्रेस करूंगा तो मैं इसको जूम कर सकता हूं यहाँ पर, ठीक है। इतना काम हुआ। अब देखिए ये मेरा फ्रेम है। अब फ्रेम में सबसे पहले आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें यहाँ पर शो हो रही होंगी। यहाँ पर ये पोजीशंस है, पोजीशन अभी इसमें नहीं आएगी, मुझे कोई शेप लेकर आनी पड़ेगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर लेआउट है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग चीजें। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस फ्रेम के बारे में समझते हैं। अभी इसका कलर व्हाइट है, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो हम ये फिल है, फिल पर हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिल पर गया, ये मुझे इसका कोई कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। साथ ही इसकी जो कॉर्नर रेडियस है, ठीक है, ये कॉर्नर जो इसके कॉर्नर से इसकी रेडियस मुझे रखनी है 20, तो मेरी ये कॉर्नर रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी 20 हो जाएगी, ठीक है। वो एकदम परफेक्ट शेप में आ जाएगा, जिस टाइप से हमारे फोन होते हैं उनकी भी कॉर्नर रेडियस बिल्कुल, वो कॉर्नर उनके ज्यादा पैने तो नहीं होते ना, इसी टाइप से वो रेडियस होती है उनकी, मतलब क्या होते हैं, थोड़े से स्मूथ होते हैं, कर्व होते हैं। इसके बाद हमने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हम इसमें और भी चीजें हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। कैसे, अब एक मैं शेप लेकर आता हूँ, तो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर लेकर आ गया, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, मैं इसका भी कलर इसी तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए अब क्या हुआ है, अब मेरी पोजीशंस यहाँ पर ओपन हो चुकी है, पहले ओपन नहीं थी। अब मैं इसको ना इस पोजीशंस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकता हूँ, मैनुअली भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन पोजीशंस के अकॉर्डिंग कि मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको लेफ्ट अलाइन करना है, तो मेरे इस फ्रेम के लेफ्ट अलाइन ये हो जाएगा। मुझे सेंटर में करना है तो ये सेंटर में हो जाएगा, राइट अलाइन करना है तो राइट हो जाएगा। साथ ही मुझे टॉप में अलाइन करना है और सेंटर में करना है तो इस टाइप से हो जाएगा। अगर मुझे इस टाइप से सेंटर में इसको अलाइन करना है, मतलब ना मुझे लेफ्ट चाहिए ना राइट चाहिए, मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एकदम परफेक्ट तरीके से सेम मार्जिन के साथ ये अलाइन हो जाएगा। मुझे बॉटम में चाहिए तो ये बॉटम में हो जाएगा। साथ ही इसकी पोजीशंस में क्या कर सकता हूं, यहाँ पर मैनुअली भी यहाँ पर कर सकता हूं, ठीक है। इसके बाद ये डायमेंशंस है, जो मेरा क्या है, ये रेक्टेंगल है यहाँ पर, ये इसकी डायमेंशंस में क्या कर सकता हूँ, ये देखिए अभी तो मेरा ये फ्रेम है, लेकिन मैं इस रेक्टेंगल पर सिलेक्ट करूंगा तो करने के बाद ये पोजीशंस है, इसकी मैं मैनुअली भी यहाँ पर एक्स एक्सिस के थ्रू और वाई एक्सिस के थ्रू मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर ये आपको कंस्टेंट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेंटर सेंटर, मतलब कि ये एकदम सेंटर में रहेगा। अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊं तो अब क्या रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। मतलब कि मैं अगर इसका साइज कम ज्यादा भी यहाँ पर कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सेंटर में रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूं कि मुझे यहाँ पर लेफ्ट और टॉप में चाहिए, अब देखिए मैं इसको लेफ्ट और टॉप में मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर ये लेफ्ट मतलब लेफ्ट अलाइन और टॉप अलाइन हो गया, ये मुझे लाइंस भी शो कर रही हैं, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करता हूं, अब इसको बढ़ाता हूं इस फ्रेम को, तो क्या हो रहा है, ये एकदम यहीं पर है, प्लेस है, इसमें कोई भी यहां पर मूवमेंट नहीं हो रही है शेप के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये क्लिप कंटेंट है, इसको भी हम आगे समझेंगे, अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसके साथ ही ये है, इसकी ओपेसिटी मैं कम कर सकता हूं, देखिए यहाँ पर, मतलब मुझे डार्क दिखाना है या इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो वो मैं कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकता हूँ। ये फिल का था, आपने समझा। इसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रोक है, अगर मैं इस पर स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस फ्रेम पर क्या हुए, इस शेप के अंदर ये स्ट्रोक यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। इस स्ट्रोक का मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ये मैंने रेड ले लेता हूँ मैं, परफेक्ट, ठीक है। साथ ही और क्या कर सकता हूँ, अब ये जो स्ट्रोक है इसका जो वेट है, मतलब अभी तो बहुत पतली दिख रही है आपको ये रेड लाइन, लेकिन मैं क्लिक करता हूं और मैं यहां से इसको 1 या 2 करता हूं तो उसी तरीके से क्या होगी, ये कम ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए एक चीज और हो रही है, यहाँ पर मैं इसकी वेट में बढ़ा रहा हूं तो वो अंदर की साइड से बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या है, ये इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड है। अगर मैं इसको सेंटर पर करता हूं तो अब क्या होगा, ये अंदर बाहर से ना सेम बढ़ेगा, मतलब अंदर भी उतना ही मार्जिन लेगा और बाहर भी उतना ही मार्जिन लेगा। और अगर मैं इसको इनसाइड करता हूं तो इनसाइड से क्या होगा, ये अंदर से, मतलब जो वो स्ट्रोक है वो अंदर से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर मैं इसको आउटसाइड करता हूं तो अब क्या हो रहा है, मेरी शेप जो मैंने रेक्टेंगल लिया है वो मेरा उतना ही रहेगा, लेकिन जो स्ट्रोक है वो मेरा बाहर की साइड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको।
इसके बाद मैं यहाँ पर मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पर इनके कलर्स मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद नीचे आता है एक और ऑप्शन आपका यहाँ पर इफेक्ट। अब देखिए इफेक्ट में आपको क्या है, सबसे पहले है ड्रॉप शैडो। अब शैडो कैसे होगी, अब देखिए ड्रॉप शैडो मैंने लगाई है तो नीचे आपको यहाँ पर ये शैडो दिख रही होगी। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के थ्रू बढ़ाता हूं तो देखिए मेरी शैडो एक्स एक्सिस के थ्रू उसी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैं बढ़ाता हूं तो ये उसी तरीके से वर्क करेगी। तो आपको दिख रहा है ना कि ये शेप मेरी थोड़ी सी उठी हुई है, तो ये इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आया। अब मुझे ये शैडो को कितना ब्लर करना है तो मैं उतना ब्लर इसको कर सकता हूं। ठीक है, अब ये है कितना स्प्रेड करना है, मतलब कितना फैलाना है मुझे इस शैडो को, वो मैं कर सकता हूं। ठीक है, साथ ही इसका कलर और ये क्या है मेरी ओपेसिटी, कि इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी है मुझे ज्यादा करनी है, वो मैं यहां पर कर सकता हूं। साथ ही इस शैडो का मैं कलर भी यहां पर चेंज कर सकता हूं कि मुझे बिल्कुल रेड चाहिए, मुझे यहां पर ब्लू करना है, तो वैसा ही कलर मैं इसका चेंज कर सकता हूं यहां पर। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से आप यहां पर इसको इजीली आप कर सकते हो। साथ ही यहां पर आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी, लेआउट ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, नॉइज, टेक्सचर, इनको भी हम आगे समझेंगे, पहले बेसिक्स अपने क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आपका ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई किस टाइप से हमने इसको यूज करा है। तो ये था हमारा क्या था सारा, ये शेप्स के रिलेटेड। ठीक है, किस टाइप से डिजाइन पैनल्स में सारी चीजें हमें यहाँ पर हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझते हैं किस टाइप से हम डिजाइनिंग करते हैं अपनी यहाँ पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में, वो होगा लेआउट ग्रिड का। लेआउट ग्रिड काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम लेआउट गाइड भी बोलते हैं। अगर ये मेरा फ्रेम है यहाँ पर, ये ठीक है आईफोन 16 ये फ्रेम है, तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे इसको डिजाइन, अपने डिजाइन पैनल को, तो लेआउट गाइड के नाम से आ रहा होगा, इसको हम लेआउट ग्रिड बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम यूज क्यों करते हैं उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले बेसिक इसका समझते हैं। देखिए लेआउट ग्रिड इसलिए यूज करते हैं जिससे कि जो भी हम वेबसाइट, जो भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर हम जब डिजाइन करते हैं वो एकदम परफेक्ट हो, क्लीन हो, उसके अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन हमारा यहाँ पर बन पाए। अब कैसे हम इसका यूज करते हैं उसको हम समझते हैं। तो मैं F प्रेस करता हूं, F प्रेस करते ही मैं मैकबुक प्रो 14 में यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये फ्रेम यहां पर आ चुका है। ठीक है, डेस्कटॉप के लिए। अब लेआउट ग्रिड का हम कैसे यूज करते हैं, ये है हमारी लेआउट गाइड। मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए आपकी ये लाइनिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन इतने कम्स पर हम इस पर काम नहीं करते। कैसे हम इसका यूज करते हैं, अब देखिए ग्रिड में ना आपको ऊपर यहां ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्रिड, कॉलम और रो। ग्रिड तो हमारी ये है। अब हम सबसे पहले कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे कॉलम्स आ चुके हैं यहाँ पर। अब इन कॉलम का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मैकबुक जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसके लिए हम जो काउंट लेते हैं। अब इसमें काउंट क्या है, काउंट हमारी ये है 1 2 3 4 5 है ना। अब मैं इसको यहाँ पर कम ज्यादा भी कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर 20 लेने हैं, 20 आ जाएंगे, मुझे यहाँ पर 2 ही चाहिए तो 2 आ जाएंगे, इस टाइप से। ये होती है हमारी कॉलम जो हमारी वर्टिकल होती है। ठीक है, इनको हम कॉलम बोलते हैं। अब मैकबुक के लिए हम क्या लेंगे, जो डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए, इसको हम लेते हैं लगभग यहाँ पर 12। ठीक है, 12 मैंने यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर ये कलर है, सबसे पहले तो मैं इसका कलर यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसका कलर मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। इतना काम हुआ। इसके बाद ये है स्ट्रेच। स्ट्रेच में क्या होता है, ज्यादातर हम जो डिजाइनिंग करते हैं स्ट्रेच पर ही इसको रखते हैं। वैसे लेफ्ट में मैं करूंगा तो मेरे जितने भी मैंने कॉलम्स लिए हैं वो मेरे लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको राइट में करता हूं तो राइट में आ जाएंगे, सेंटर में करूंगा तो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, ये हम जब यूज करते हैं जब हम कुछ पर्टिकुलर चीज को डिजाइन कर रहे हैं उस सेंटर के लिए, या लेफ्ट अलाइन करके या राइट अलाइन करके। लेकिन जब हम प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं तो हम उसको किस पर रखते हैं, स्ट्रेच पर रखते हैं, जिससे कि वो परफेक्टली वहां पर हम डिजाइनिंग कर सके अपनी परफेक्टली। अब विड्थ हमारी यहाँ पर सारी ऑटो हो जाएगी। इसके बाद जो मार्जिन है, मार्जिन क्या होता है उसको भी हम समझते हैं। वैसे डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए हम यहाँ पर जो मार्जिन लेते हैं वो 100 पिक्सल का लेते हैं। ठीक है, ये मेरा ये साइड में ये मार्जिन आ गया, इसको भी अभी डिटेल में समझाता हूँ। और जो गटर है मेरा, वो मेरा ये यहाँ पर स्पेस है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर पेंसिल से, देखिए ये जो पार्ट है मेरा, ये क्या है, ये है मेरा मार्जिन।
ठीक है, ये है क्या है मेरा मार्जिन। मैं इसका साइज यहां पर थोड़ा छोटा ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरा मार्जिन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑफसेट भी बोलते हैं। जो भी हमारी स्क्रीन साइज है, तो उसमें साइड में हम जो स्पेस छोड़ेंगे उसको हम बोलते हैं मार्जिन। साथ ही अगर मैं ये जो इन दो कॉलम के बीच में स्पेस है, ये जो दो कॉलम के बीच में स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूं, ओल्ड प्रेस करके रखोगे आप तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं गटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गटर, जो दो कॉलम के बीच का स्पेस होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या, ये हैं हमारे कॉलम, ये है हमारा कॉलम। साथ ही हमारी जो ये कॉलम है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलम विड्थ। इसको मैं कॉपी करके लाया, इसको हम बोलते हैं कॉलम विड्थ। ठीक है, ये बेसिक है, इसको आप समझ लीजिए। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, यहां पर ये सेम इसी तरीके से, ये हमारा दोनों साइड क्या है, ये है हमारा मार्जिन। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो हम स्क्रीन साइज लेते हैं उनके बीच में हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं, कुछ स्पेस छोड़कर हम डिजाइनिंग करते हैं परफेक्टली। हम बिल्कुल इस फ्रेम के अलाइन करके नहीं करते कि यहीं से हमें डिजाइनिंग कर, नहीं, कुछ हमें, क्योंकि स्क्रीन साइज अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्क्रीन साइज पे हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि वेबसाइट एक ही स्क्रीन पे तो नहीं, हमारे फोन होते हैं, किसी के फोन का साइज छोटा होता है, किसी के फोन का साइज बड़ा होता है, तो वो उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो उसी तरीके से एडजस्ट हो जाए, उसी को हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, तो हम ये मार्जिन लेकर चलते हैं, हम फोन पे ले, टैबलेट पे ले या किसी डेस्कटॉप स्क्रीन के अकॉर्डिंग ले, तो हम ये मार्जिन लेके चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, मार्जिन। ठीक है, इन दो कॉलम के बीच का जो स्पेस है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गटर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, जो वर्टिकली होते हैं ये होते हैं हमारे कॉलम, और इन कॉलम को जो इनकी विड्थ होती है इसको हम बोलते हैं कॉलम विड्थ। ठीक है, दोनों साइड मार्जिन। इतनी चीज क्लियर हुई। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर कैसे हम डिजाइनिंग करते हैं। तो मैं एक फ्रेम लेता हूं, फ्रेम के लिए मैं वापस से सेम मैं फ्रेम ले लेता हूं डेस्कटॉप के लिए, मैकबुक। ठीक है, अब सबसे पहले लेआउट पर चलते हैं हम अपने। तो मेरी ये ग्रिड हो चुकी है। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, कॉलम। तो कॉलम में मैं कितना लूंगा, यहाँ पर मैं लूंगा 12, जो हम डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए लेते हैं। कलर मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। टाइप स्ट्रेच में रखूंगा। मार्जिन में कितना रखूंगा, 100। ये मेरा दोनों साइड में क्या हो गया, मार्जिन आ चुका है। इसके बाद जो गटर है इनके बीच में मैं 20 रखता हूं। ठीक है, एक काम हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे इसमें रो भी लेनी पड़ेगी। ये थे मेरे कॉलम, अब मैं रो लूंगा। रो कैसे लूंगा, जो लेआउट मैंने यहां पर ओपन किए इसी में आपको यहां पर प्लस वाला साइन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको अब कॉलम की जगह यहां पर लेना है रो। तो मेरी क्या आ गई है, ये हॉरिजेंटली। ठीक है, रो कैसे आती है, हॉरिजेंटल, और कॉलम कैसे आती है हमारी, वर्टिकली। अब जो मैं इसके काउंट लूंगा, मैं कितने लूंगा, मैं 10 लूंगा। सेम मार्जिन मैं इस पे भी इतना ही रखूंगा, 100 पिक्सल का, और गटर का मेरा यहां पर ये हो चुका है। अब मैं अपनी जब डिजाइनिंग करूंगा तो मैं कैसे करूंगा कि मुझे एक रेक्टेंगल लेना है। आर मैंने प्रेस करा, मुझे एक रेक्टेंगल लेना है। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ है, एकदम परफेक्टली हुआ है ना यहाँ पर, यहां से यहां तक। अब मैं सेम अगर मुझे इसी की कॉपी करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगा यहां पर, और एक कॉपी में ले लूंगा। अब देखिए यहां पर परफेक्टली जो मेरा हॉरिजेंटली यहां पर परफेक्टली अलाइन है, राइट में मेरा अलाइन है, बीच में स्पेस भी मेरा उतना ही है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अब आपको दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए मैं इसको अगर, ये देखिए सेम मार्जिन दिख रहा है, 20 20। ठीक है, सेम मार्जिन है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं जिससे कि परफेक्टली अलाइन हो सके। ठीक है, अब मैं अगर इसी को मैं ओल्ड प्रेस, मैं इसको ओल्ड प्रेस करके नीचे लेकर आता हूं, और मैं इसका साइज अब कम कर देता हूं इतना, और मैं इन्हीं की कॉपी ले लेता हूं, या मैं इसको थोड़ा सा यहां पर, और इसको यहां पर। अब देखिए क्या हो रहा है, मेरा यहां पर परफेक्ट मार्जिन है उसी तरीके से, और अलाइन भी मेरा उसी तरीके से। यहां पर मैं वापस से इसको हाइड करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए है ना, परफेक्टली उतना ही सेम मार्जिन है।
अगर मैं इनके बीच का स्पेस दिखाऊं 131, ठीक है, इसके बीच का स्पेस दिखाऊं 131, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, और इनके और इसके बीच का स्पेस दिखाऊं तो 20, ठीक है, इसके और इसके बीच का स्पेस दिखाऊं तो 20, है ना, परफेक्ट है यहां पर। अब साथ ही अगर मुझे यहां पर, अब मैं यहां पर एक टेक्स्ट लेता हूं, ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू भी हम समझेंगे यहां पर, जैसे कि मैं लिखता हूं लेआउट, ठीक है, लेआउट। अब देखिए मैं इसको जब अलाइन करूंगा ना इन शेप के साथ, देखिए ये मुझे बताएगा कि ये ऊपर आपकी जितनी भी शेप्स आप जब डिजाइनिंग कर रहे हो तो एकदम परफेक्टली वो अलाइन कर रही है, ठीक है। तो ये काम होता है लेआउट ग्रिड का, जिससे कि हमारी जो डिजाइनिंग है एकदम परफेक्ट क्लीन वहां पर बनकर आती है, ठीक है। इसी टाइप से हम इसका यूज करते हैं। ये देखिए मैं नीचे जितने भी टेक्स्ट लिखूंगा कहां पर मुझे रखना है, कि मुझे ये देखिए यहां पर मुझे इसको यहां पर प्लेस करना है, ऐसे यहां पर मुझे इसको करना है, तो मुझे बता रहा है वो सारी चीजें। तो मेरी क्या है, डिजाइनिंग एकदम परफेक्टली वहां पर डिजाइन हो पा रही है, जिससे कि मेरी डिजाइनिंग रेस्पॉन्सिव बनेगी, क्लीन बनेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारा किसके लिए, यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए। अगर हम यहाँ पर फोन स्क्रीन के लिए लेना हो तो उसमें कितने हम यहाँ पर कॉलम रो हम यहाँ पर लेंगे, कितना मार्जिन लेंगे, कितना गटर लेंगे, उसको हम समझते हैं। अब मैं वापस से क्या करता हूं, मैं एक फ्रेम लेता हूं, फ्रेम में मैं किस पर चलता हूं, फोन पर, और मैंने यहां पर ले लिया आईफोन 16 प्रो, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस से मैं लेआउट पर जाऊंगा, लेआउट पर जाने के बाद सबसे पहले मैं कॉलम पर जाऊंगा। अब मैं इसमें कॉलम कितने लूंगा, देखिए कॉलम के लिए मैं इसमें 6 कॉलम लूंगा, ठीक है। तो ये मेरे 6 कॉलम आ चुके हैं। अब टाइप मैंने स्ट्रेच रखा है, कलर मैं यहां से चेंज कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। साथ ही जो मार्जिन मैं लूंगा, अब हम कितना मार्जिन लेते हैं फोन स्क्रीन के लिए, हम इसमें 16 पिक्सल से 20 पिक्सल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 16 लेता हूं, साथ ही जो गटर है उसको भी मैं यहां पर 16 ही लूंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे यहां पर क्या लेना है, मुझे यहां पर अब रो लेनी है, ठीक है। कॉलम मैंने ले लिए, कॉलम मेरे क्या होते हैं वर्टिकली और रो मेरी हॉरिजेंटली, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिया, इसको 6, इसके बाद स्ट्रेच मैंने कर दिया, मार्जिन मैं 16 रखूंगा और गटर का भी मैं यहां पर 16 रखूंगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, जो हम कॉलम रो हम लेते हैं ना, अब जरूरी नहीं है कि आप 6 ही लोगे 10 लोगे, देखिए ये डिपेंड करता है कि जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो कितनी ज्यादा डिटेलिंग में कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 ही लिए हैं ये रो आपकी, तो लेकिन मेरी डिजाइनिंग यहाँ पर परफेक्टली नहीं हो पाएगी, तो मैं इसको लगभग 10 लूंगा यहाँ पर। क्यों 10 लूंगा, अब देखिए अब एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसको क्यों 10 लूंगा, 10 मैं इसलिए लूंगा, देखिए जो स्क्रीन साइज है मेरा, जो फोन की स्क्रीन है वो वर्टिकली हाइट में तो बड़ी है लेकिन विड्थ में छोटी है। तो उससे क्या हो रहा है, मतलब वर्टिकली मेरी क्या है, स्क्रीन साइज जो हाइट है वो बड़ी है, तो मेरे क्या हो रहे हैं उसमें कॉलम तो मेरे एकदम परफेक्टली प्लेस हो जाएंगे, लेकिन रो क्या होगी, वो ज्यादा वहां पर स्पेस लेगी, ठीक है, जिससे कि मेरी परफेक्ट वहां पर डिजाइनिंग नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या करूंगा, मैं जो रो के काउंट होंगे मैं वो ज्यादा ले लूंगा वहां पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर परफेक्टली डिजाइनिंग कर सकता हूं। तो इस तरीके से हम लेआउट ग्रिड का यहाँ पर काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है, अब ये मैंने प्लेसमेंट की थी, अब मैं अगर इसको यहाँ पर हाइड करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम अलाइन है। यहाँ पर अगर मैं इनको इस टाइप से करता हूं, देखिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूं थोड़ा, ठीक है। अब मैं इसको हाइड करके दिखाता हूं लेआउट्स को आपको। अब देखिए अब किस तरीके से आपको देखने में लग रहा है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो अलाइन नहीं है, एकदम परफेक्ट डिजाइनिंग नहीं है। तो इसलिए हम क्यों यूज करते हैं, हम यहाँ पर लेआउट ग्रिड का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी डिजाइनिंग एकदम परफेक्टली वहां पर बन पाए। तो इसी टाइप से हम इसका लेआउट ग्रिड का यूज करते हैं। इसी टाइप से आपको डिजाइनिंग करनी है, इसके बिना आपको डिजाइनिंग नहीं करनी, वरना आपकी डिजाइनिंग एकदम परफेक्ट क्लीन वहां पर नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमें जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी वेबसाइट कोई भी ऐप हम डिजाइन करते हैं, वो मेन चीज होती है वो रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग होनी चाहिए, जब भी हम उसका वहां पर
यूज करते हैं, इसलिए लेआउट ग्रिड का यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है और इनको आपको समझना पड़ेगा। मार्जिन क्या होता है, गटर क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होते हैं, कितना उनको हम लेते हैं, यहाँ पर कितना रो लेते हैं, कितनी कॉलम लेते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए कितना लिया जाता है और फोन स्क्रीन के लिए हम उसको कितना यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम यहाँ पर चलते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे टाइपोग्राफी के बारे में। देखिए टाइपोग्राफी क्या होता है, ये एक टूल होता है, एक फीचर होता है जो कि क्या करता है, मैनेज करता है किसी भी टेक्स्ट को कि उसका स्टाइल कैसा होगा, उसका फॉन्ट कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, क्योंकि हम अपनी डिजाइनिंग में अलग अलग तरह के टेक्स्ट यूज करते हैं, अलग फॉन्ट यूज करते हैं, उनका साइज हम अलग अलग लेते हैं, तो कैसे उसको यहाँ पर यूज किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। मैं यहाँ पर एक फ्रेम लेता हूं, तो F प्रेस करा मैंने फ्रेम के लिए, मेरा फ्रेम आ गया, और मैंने T प्रेस करा टेक्स्ट के लिए, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूं फिग्मा। ठीक है, फिग्मा डिजाइन। ठीक है, फिग्मा डिजाइन मैंने यहां पर लिख लिया। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। सबसे पहले टाइपोग्राफी में ये आपका क्या आ रहा है, ये फोंट आ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे रोबोटो चाहिए, अलग अलग फोंट्स होते हैं, गूगल फोंट्स, अलग अलग तरह के, जैसे भी फोंट्स आपको यूज करने हैं अपनी डिजाइनिंग में वैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर ये देखिए रेगुलर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे थिन चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा थिन चाहिए, मुझे लाइट चाहिए, रेगुलर जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, मीडियम, या उस टेक्स्ट को सेमी बोल्ड मुझे करना है, बोल्ड करना है, एक्स्ट्रा बोल्ड करना है, फुल ब्लैक मुझे उसको करना है, बोल्ड में फुल ब्लैक हो जाएगा आपका ये बोर्ड। ठीक है, मतलब प्रॉपर बोल्ड होगा और ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। या इटैलिक में हमें चाहिए तो उसका फोंट डिजाइन है ना, वो थोड़ा सा स्टाइल है, वो इटैलिक लुक आपको देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट इटैलिक, इटैलिक। ठीक है, तो अलग अलग तरह के आप इसको यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। साथ ही यहां पर क्या कर सकता हूं, इसका मैं साइज यहां पर बढ़ा सकता हूं, जैसे कि मुझे 10 रखना है इसका साइज, 11 रखना है, 12 रखना है, ठीक है, 14, 15, जैसा भी मुझे रखना है वो। साथ ही मैं इसको मैनुअली भी कर सकता हूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं के प्रेस करूंगा तो मैं इसको यहां पर मैनुअली भी इस टेक्स्ट को डिक्रीज इंक्रीज में उसका साइज यहां पर कम ज्यादा मैं कर सकता हूं। ठीक है, और आप देखोगे कि मेरा क्या हुआ, यहां पर भी वो टेक्स्ट का साइज उतना ही बढ़ गया है। ठीक है, तो मैं जितना रखना चाहता हूं वैसा मैं उसका यहां पर ये रख सकता हूं। साथ ही यहां पर क्या है, आपकी ये लाइन हाइट है, जब ऊपर भी टेक्स्ट होगा तो वो लाइन हाइट आप वो एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही ये लेटर स्पेसिंग है, जो ये लेटर्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इनके बीच में कितना स्पेस मुझे रखना है। देखिए अगर मैं इसको यहां पर बढ़ा रहा हूं, देखिए मेरा इन लेटर के बीच में स्पेस भी उसी तरीके से यहां पर ये बढ़ता चला जाएगा। जितना भी आपको रखना है वैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने अभी 0 कर दिया। इसके बाद यहां पर कुछ और सेटिंग्स है आपकी। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर केस में क्या होता है, अगर मुझे टोटली डिजाइन जो मेरा टेक्स्ट है उसको मुझे कैपिटल में रखना है, या मुझे उसको स्मॉल में रखना है उन वर्ड्स को, या फर्स्ट अल्फाबेट आपका कैपिटल होना चाहिए और स्मॉल, तो आप यहां पर इनको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइपोग्राफी का यहां पर ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप इसको यहां पर कर लोगे। अब हम समझते हैं ऑटो लेआउट के बारे में। ऑटो लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑटो लेआउट के हम अपनी डिजाइनिंग को रेस्पॉन्सिव नहीं बना सकते, इसलिए ऑटो लेआउट को थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे यहाँ पर, कैसे उसका यूज किया जाता है, कैसे एक रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग हम यहाँ पर करते हैं। अब समझते हैं कि ऑटो लेआउट का कैसे यूज किया जाता है। देखिए ऑटो लेआउट के लिए ना, अब क्यों यूज करते हैं, देखिए अगर हमें अपनी डिजाइनिंग को रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं ऑटो लेआउट का, और अपनी डिजाइनिंग को स्टार्टिंग से ही ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करके चलते हैं। कैसे करते हैं, अब देखिए उसके लिए मैं ना तो कोई फ्रेम लूंगा ना कोई शेप लूंगा, मैं डायरेक्ट एक टेक्स्ट लूंगा, उससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बेसिक से हम समझेंगे। ये टेक्स्ट लिया मैंने, और टेक्स्ट में मैंने लिखा यहां पर बाय नाउ। ठीक है, ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ चुका है। अब ना ही कोई शेप है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं इस टेक्स्ट को, और शिफ्ट ए प्रेस करूंगा। शिफ्ट ए से क्या होता है, कोई भी चीज ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगी। शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, अब देखिए एक फ्रेम बन चुका है मेरे यहां पर। मैंने कोई फ्रेम नहीं लिया था, लेकिन मेरा फ्रेम यहां पर बन चुका है। तो ऑटो लेआउट का यही फायदा होता है, वो डायरेक्ट उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। अब ये फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, फिल पर जाऊंगा, और फिल पर जाने के बाद इसका कलर मैं यहां पर ये ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, बाय नाउ का मेरा यहां पर ये मैं बटन तैयार कर रहा हूं। इनको भी समझेंगे कि बटन कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे ही होता है, एक बटन है ना, जब भी किसी भी वेबसाइट ऐप पर आप देखते हो इसी तरह के बटन होते हैं, लेकिन इसको और डिजाइन हम करेंगे। इस फ्रेम को मैंने सिलेक्ट करा, और इसकी जो कॉर्नर रेडियस है मैं इसको यहाँ पर 16 ले लेता हूं। ठीक है, कॉर्नर रेडियस ऐसी होती है, ऐसा ही बटन आपको दिखाई दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है,
अब ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ऑटो लेआउट में है या नहीं है? अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी यहां पर अब टाइप करता हूं, कहीं पर भी मैं यहां पर कुछ टाइप करता हूं, मैं यहां पर, अब देखिए इसने क्या करा है, ये मेरा फ्रेम था जो ग्रीन वाला है, इसके अंदर ये टेक्स्ट था, अब मैंने इसमें कार्ट और ऐड कर दिया, इस वर्ड में एक वर्ड और ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ है, ये फ्रेम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है, मैंने इसको कोई एडजस्ट नहीं करा, वो ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग यहां पर एडजस्ट हो चुका है। अगर मैं इस कार्ट वाले पार्ट को, इसको मैं अगर देखिए यहां पर इसको डिलीट करता हूं और मैं इनको भी डिलीट करता हूं, तो खाली बाय आपका यहां पर आ जाएगा और ये मेरा फ्रेम उसी तरीके से एडजस्ट हो चुका है। मतलब ये एक रेस्पॉन्सिव ऑटो लेआउट में मैंने इस बटन को यहां पर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको कार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं। एक चीज और देखो आप, अगर मुझे इसके अंदर कोई शेप लेकर आनी है, जैसे कि मैं शेप पर गया और मुझे यहां पर एक पॉलीगन लेके आना है, ठीक है, मैं एक शेप लेकर आया और इसको थोड़ा सा और बड़ा मैं कर लेता हूं और इसका कलर मैं सबसे पहले यहां पर रेड कर देता हूं। अब इस शेप को मैं पिक करूंगा और मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं। अब देखिए मेरी शेप भी आ चुकी है और ऑटोमेटिक यहां पर प्लेस हो चुका है। दूसरी चीज, अब यहां पर आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, ये पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो साइड में आपको ये दोनों यहां पर ये ऐसे लाइंस दिखेंगी। ठीक है, अब मुझे पैडिंग कितनी रखनी है? मुझे यहां पर रखनी है 20 की पैडिंग। ये देखिए तो क्या हुआ है, उसने दोनों जगह स्पेस जो क्या करा वो 20 यहां पर कर दिया है। अभी क्या था, ये वर्टिकली था, अगर मुझे हॉरिजेंटली भी करना है अभी 10 है, अगर मैं इसको भी 20 करूंगा, ये देखिए मेरा बटन का जो साइज है वो ऑटोमेटिक बढ़ चुका है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, मतलब हाइट में भी और विड्थ में भी। ठीक है, तो ये होती है मेरी पैडिंग की मुझे कितनी पैडिंग यहां पर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहां पर कर सकते हो। दूसरी चीज, अब अगर मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, इसको इसकी विड्थ को बढ़ाता हूं, अब देखिए ये क्या आ रहा है, अभी मेरा सेंटर में, अगर मुझे चाहिए कि यार मुझे सेंटर में नहीं ना, मुझे इसको राइट में करना है, राइट अलाइन करना है, देखिए यहां पर अलाइनमेंट है, मैं इसको क्या करता हूं राइट में करता हूं तो मेरा राइट में हो जाएगा, लेफ्ट में करूंगा लेफ्ट में हो जाएगा, सेंटर में करूंगा सेंटर में हो जाएगा, टॉप में करूंगा तो क्या होगा, मेरा बटन वहीं रहेगा लेकिन ये शेप ऊपर नीचे हो जाएगी। शेप को सेंटर में लाने के लिए, इस बटन के अलाइन करने के लिए मेरी ये चीज हो जाएगी। इस टाइप से आप कर सकते हो। तो मैं इसको बड़ा कर रहा हूं छोटा कर रहा हूं तो ये मेरा इसी टाइप से ये वर्क यहां पर करेगा। इतनी चीज क्लियर हुई। आप इसको अलग अलग तरीके से मैनुअली भी कर सकते हो कि आपको इधर पैडिंग ज्यादा रखनी है कि मुझे यार इधर तो रखनी है 40 की पैडिंग। अब देखिए इधर आपकी, ये देखिए यहां पर ये क्या हुई है आपकी 40 की पैडिंग राइट में, और लेफ्ट में आपकी यहां पर 20 की पैडिंग है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। देखिए ये देखिए, ठीक है, इस टाइप से मैनेज कर सकते हो। तो मतलब आपका जो डिजाइन है वो एकदम रेस्पॉन्सिव यहां पर बन पा रहा है। अब कुछ थोड़ा सा और समझते हैं। मैं एक फ्रेम ले लेता हूं यहां पर सबसे पहले, और मैं इसके अंदर एक रेक्टेंगल लेता हूं, एक शेप ले लेता हूं, और इसको मैं फिल कलर में यहां पर प्रोवाइड करता हूं रेड। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने यहां पर कर दिया, और इसको कंप्लीट को, या मैं इसको ना फ्रेम को थोड़ा मैं इसको छोटा ले लेता हूं अभी के लिए, इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूं और शिफ्ट ए के साथ इसको ऑटो लेआउट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले तो मेरी पैडिंग देखिए परफेक्टली ये सेंटर में प्लेस हो चुका है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो क्या हो रहा है, मेरी शेप भी स्ट्रेच हो रही है ना आपकी, ये क्या हो रही है, शेप भी मेरी यहां पर ये खींच रही है जो मैंने रेक्टेंगल लिया है यहां पर ये। ठीक है, साथ ही मुझे इसको कहां पर प्रोवाइड करना है, जैसे कि मैं इसको यहां पर रखता हूं। अब मुझे इसकी पैडिंग कितनी यूज करनी है, मैं उसको पैडिंग को यहां पर मैनेज कर सकता हूं। उसी तरीके से मुझे हाइट से कितनी चाहिए तो मैं उसको हाइट से ऐसे ले सकता हूं। ठीक है, और मैं इसको यहां पर इस तरीके से मैनेज कर सकता हूं इसके अलाइनमेंट्स। अभी तो एकदम परफेक्टली वो सेंटर में प्लेस है तो कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ना इस कंप्लीट को यहां पर क्या करा है, ऑटो लेआउट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। दूसरी चीज, अगर मुझे इसी की कॉपी करनी है, मैं एक सेकेंड, मैं इसको बाहर लेके आया और मैं ना इसको यहां पर प्लेस कर देता हूं। ये देखिए, ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल टी करता हूं। देखिए ऑटोमेटिक आपका फ्रेम उसी तरीके से यहां पर एडजस्ट
हो पा रहा है। हो रहा है ना आपका, ये मैंने शेप बढ़ाई। अब दूसरी चीज, अब यहां पर ना आपको कुछ और ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ठीक है। फ्लो, यहां पर देखिए ये क्या है, अभी मेरा वर्टिकली, अगर मुझे इसको हॉरिजेंटल करना है तो मैं इसको हॉरिजेंटल यहां पर कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं उसी तरीके से, ठीक है। मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको बॉटम पे करना है तो मैं बॉटम पे कर सकता हूं, और इसको मैं मैनेज कर सकता हूं उसी तरीके से, क्योंकि मैंने वहां पर स्ट्रेच किया हुआ था इस तरीके से, ठीक है। मुझे इसको इस तरीके से करना है तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग। साथ ही आप कहाँ पर आपको प्लेस करना है, इसको राइट मतलब लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है, टॉप में करना है, तो टॉप में तो परफेक्ट है, ऊपर नीचे क्योंकि हमने पैडिंग यहाँ पर सेट की हुई है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटो लेआउट। किसी भी चीज को आप इसी तरीके से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो ऑटो लेआउट में, एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन आप यहाँ पर बना सकते हो। मुझे यहाँ पर कुछ और शेप यहाँ पर लेकर आनी है तो मैं लेकर आ सकता हूँ, देखिए, ठीक है। और ये मेरा फ्रेम क्या है, उसी तरीके से मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है ऑटो लेआउट का, और इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग से हर एक चीज को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करके चलना पड़ेगा, जब भी आप एक रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग यहाँ पर कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा वो होगा कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स के बारे में। अब कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, उसको हम समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ऑटो लेआउट में भी काम किया था ना, ऐसे ही मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेता हूं वापस से, और मैं यहाँ पर लिखता हूं एड टू कार्ट, ठीक है। और इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए के साथ मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लिया। मैं एक बटन यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, ऐड टू कार्ट। इसके बाद मैं फिल पर जाऊंगा और इसका कलर मैं थोड़ा यहां पर हल्का सा रेड ले लेता हूं, ठीक है। रेड लेने के बाद सबसे पहले इसकी जो कॉर्नर रेडियस है मैं यहां पर 8 ले लेता हूं, ठीक है। ये कॉर्नर रेडियस मेरी यहां पर आ चुकी है। और इसके बाद मैं क्या करता हूं, जो पैडिंग है ना मेरी यहां पर, ऊपर से मैं इसको 20 ले लेता हूं, मतलब जो हमारा साइड से है, और टॉप से भी मैं इसको 20 ले लेता हूं, ठीक है। तो मेरे एक बटन बन गया, और इसकी कॉर्नर रेडियस में लगभग यहां पर 16 ले लेता हूं, ठीक है। एकदम परफेक्ट बटन मेरा बन जाएगा। ये मेरा बटन हो गया, ठीक है। ऑटो लेआउट में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, जिस तरीके से अभी हमने ऑटो लेआउट को समझा। अब काम आता है कंपोनेंट का। अब देखिए अगर मुझे इस बटन को कंपोनेंट पे कन्वर्ट करना है, अभी क्या यूज होता है उसके बारे में भी समझेंगे। इसके बाद मुझे इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। देखिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेम पर, आप यहाँ पर ना फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर ये क्रिएट कंपोनेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पर बन चुका है। अब कंपोनेंट बन गया, कैसे मुझे पता चलेगा। अब देखिए इस पर ना ये आपका फ्रेम के साथ ये डायमंड वाला यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक है। ये डायमंड की तरह यहाँ पर ये शो करेगा, और यहाँ पर भी अलग ही कलर आपको शो होगा। देखिए सारे एकदम ब्लैक है, और ये एकदम आपका ब्लू यहाँ टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। अब अगर मैं एसेट्स में जाऊंगा और एसेट्स में लाइब्रेरी में जाऊंगा, देखिए मेरा क्या है, यहाँ पर ये कंपोनेंट है। अगर मैं अब आप इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझेंगे कंपोनेंट का क्या फायदा होता है। अगर मैं इसको यहां से पिक करके लेकर आता हूं और यहां पर मैंने इसको प्लेस कर दिया, अब आप देखोगे इसके ऊपर तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, यहां पर डायमंड वाला साइन दिख रहा है, और इसमें आपको नहीं दिखेगा ये, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें, ये मेरा मेन कंपोनेंट है और ये इसका पार्ट है, मतलब ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। ये मेन कंपोनेंट है और ये इसका एक पार्ट है। अब क्या फायदा होता है मेन कंपोनेंट का और क्यों हम यूज करते हैं उसको हम समझते हैं। मैं इसकी एक और कॉपी यहां पर ले लेता हूं, मैं इसकी क्या करता हूं, एक और कॉपी ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो मेरे क्या हो गए, एक मेन कंपोनेंट हो गया, दो इसके चाइल्ड कंपोनेंट हो गए जो इसका पार्ट है। अगर मैं इस मेन कंपोनेंट में अब कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो सेम चेंजेस मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में भी होंगे। डिफरेंस आपको दिख रहा है। अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं इसमें अब कार्ट भी ऐड करता हूं तो क्या हो रहा है, सेम वैसे ही यहां पर चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैं इसको यहां पर वापस से इसको डिलीट करना चाह रहा हूं, मेरा कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। मुझे यहां पर कुछ और लिखना है, मैं यहां पर बाई नाउ लिखूंगा तो बाई नाउ भी मेरा आ जाएगा। साथ ही मुझे इसमें कुछ कलर चेंजेस करने हैं तो मेरे कलर भी यहां पर चेंज हो जाएंगे। एक चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज हम समझेंगे, अब अगर
मुझे अब देखिए इसका हम क्या यूज करते हैं उसको समझते हैं। अब जब हम कोई भी वेबसाइट कोई भी ऐप हम डिजाइन करते हैं, कोई ऐप हम डिजाइन कर रहे हैं, तो कोई एक दो पेज तो हम डिजाइन नहीं करते। अब बाय नाउ का जैसे हम अमेजोन है, अमेजोन यूज करते हैं, तो उस ऐप पे आप यूज करोगे तो बाय नाउ का ऑप्शन जो होता है वो हर जगह आपको बार बार दिखेगा, हर प्रोडक्ट पे दिखेगा, हर स्क्रीन पे दिखेगा आपको। तो हम अलग अलग जगह तो उसको नहीं बनाएंगे। अगर बाद में हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेन कंपोनेंट में चेंज करेंगे। कुछ कलर चेंज करना तो हम इजीली हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेन कंपोनेंट में चेंजेस करेंगे तो चाइल्ड कंपोनेंट में होगा। अगर मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट में यहां पर कुछ भी चेंजेस करूंगा तो मेरा मेन कंपोनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका कलर भी चेंज करता हूं तो जब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मेन कंपोनेंट अलग है, ये इसके चाइल्ड कंपोनेंट है। अगर मेन में चेंजेस करूंगा तो चाइल्ड में होंगे, वरना किसी में भी नहीं होंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसमें अब चेंजेस करता हूं तो अब मेरा इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब इसको इस कैटेगरी से बाहर रख दिया है, अलग हो चुका है ये। ठीक है, तो ये भी चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये काम होता है हमारा कंपोनेंट का। अब बारी आती है कि वेरिएंट्स क्या होते हैं। वेरिएंट्स को भी हम समझते हैं यहां पर। अब मैं वापस से एक और टेक्स्ट लेता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर फिग्मा लिख लेता हूं मैं। ठीक है, फिग्मा, ये मैंने फिग्मा लिखा। अब इसको मैं शिफ्ट ए के साथ ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करता हूं, फिल पर जाता हूं और इसका कलर मैं थोड़ा यहां पर चेंज करता हूं। इसकी कॉर्नर रेडियस मैं 16 ले लेता हूं। ठीक है, साथ ही इसमें मैं कुछ स्ट्रोक अप्लाई करता हूं, ब्लैक मैंने ले लिया। इस पे मैं कुछ क्या करता हूं, सिलेक्ट करके कुछ यहां पर इफेक्ट्स में लगा लेता हूं, कुछ शैडो। ये देखिए मैं एक्स एक्सिस पे थोड़ी सी इसको इस टाइप से, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। देखिए हम कंपोनेंट वेरिएंट्स क्यों बनाते हैं। देखिए कोई भी जब बटन हम क्रिएट करते हैं ना, अभी तो हमने ये सिंपल वे में कर लिया तो इजी लग रहा है, लेकिन जब हम उस पर प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं तो बहुत डीपली उसको डिजाइन करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट, उसका डिजाइन, उसके स्ट्रोक, उसमें इफेक्ट, बहुत सी चीजें डिजाइन करते हैं। तो अगर हमें किसी स्क्रीन पर मान के चलिए कि क्लाइंट ने हमें बोला कि यार मुझे ये बटन का डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, या एक काम करो आप इसका टेक्स्ट यहाँ पर चेंज कर दो, कलर कर दो, और मेरे पास 100 स्क्रीन मैंने डिजाइन की। अब 100 स्क्रीन पर मैं सिंगल सिंगल जाके अगर चेंज करूंगा तो मेरा कितना टाइम जाएगा। तो मेरे लिए क्या अच्छा है कि मैं उसका कंपोनेंट बनाऊंगा, उसके वेरिएंट्स क्रिएट करूंगा और इजीली उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है। अब ये मेरा एक यहाँ पर ठीक है फ्रेम हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, मैं इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता हूं। ये मेरा कंपोनेंट हो गया। साथ ही अब मैं वापस से एसेट्स में जाता हूं। अब देखिए मेरा ये क्या आ गया, यहाँ पर दूसरा इसी का सेम यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे इसके वेरिएंट्स यहां पर करने हैं। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा तो सेम वही है, उसमें भी देखिए अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा तो मेरे वहां पर चेंजेस होंगे। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड वेरिएंट। ऐड वेरिएंट में मेरा ये ऐड हो चुका है 3। ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे इसके वेरिएंट्स बन चुके हैं। ठीक है, अगर अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये वेरिएंट है। अब पहले क्या हुआ था, कंपोनेंट में मेन कंपोनेंट था, उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स थे, लेकिन यहां पर मैंने इसके वेरिएंट्स बनाए हैं। यहां पर मैंने इसको कॉपी नहीं करा है, मैंने इसके वेरिएंट यहां पर। अब वेरिएंट का फायदा क्या होता है उसको हम समझते हैं। मैंने यहां पर सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मेरे पास यहां पर ना ये मेन कंपोनेंट हो गया मेरा। मैं इसको लिख देता, मैं सबसे पहले इनके ना कलर चेंज करता हूं, जब आपको अच्छे से यहां पर डिटेल में समझ आएगा। मैं इसको रेड ले लेता हूं। इसको मैं क्या करता हूं, कहां गया इसका फिल पर जाने के बाद मैं इसको ग्रीन कर देता हूं। इसको मैं कर देता हूं यहां पर ब्लू, और इसको मैं कर देता हूं यहां पर कुछ पिंक। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करा। ये इसका नेम जो मैं रखूंगा मैं यहां पर येलो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, येलो। इसको सिलेक्ट करूंगा, वेरिएंट 2 है मेरा, इसका नेम मैं रख दूंगा यहां पर रेड।
नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसका नेम रख दूंगा मैं ग्रीन, इसका मैं रख दूंगा ब्लू, और इसको मैं कर दूंगा पिंक। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब मान के चलिए कि मेरे पास एक फ्रेम है, ये मैंने एक फ्रेम ले लिया यहां पर, और एक रेक्टेंगल मैंने यहां पर लिया। ठीक है, इसका फ्रेम का कलर मैं थोड़ा यहां पर हल्का सा मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूं। ठीक है, और इसमें ना मैं फिल पर जाकर, देखिए यहाँ पर भी अलग अलग तरीके, मैं इसको भी समझाऊंगा। यहाँ पर ना मैं इसमें इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। जब हम फिल पर कलर पर जाते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ इमेज यहाँ पर लगानी है, तो मैं इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, और मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट इसी तरीके से मैं भी रख देता हूँ। तो मेरी क्या हो गई ये एक, और इस पे ना मैं स्ट्रोक भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर मैं हल्का सा, जो बैकग्राउंड कलर है मेरा, मैं इसको थोड़ा ना चेंज ही कर देता हूँ यहाँ से, हल्का सा इतना। अब क्या करना है मुझे, अब मैं इस जो मेरा बटन था इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या है, मान के चलिए ये बाय नाउ का है मेरा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास 100 स्क्रीन है। अब मुझे क्लाइंट बोलता है कि यार इस बटन को ना आप रेड में कर दो, रेड बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सब में तो रेड नहीं कर पाऊंगा, 100 स्क्रीन है मेरे पास, 100 पेज मैंने डिजाइन करे हैं फ्रेम। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं ये प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ पर जाऊंगा और जो मेरा रेड था मैं रेड कर दूंगा। मुझे ग्रीन चाहिए मैं ग्रीन कर सकता हूँ, मैं ब्लू चाहिए ब्लू कर सकता हूँ, पिंक चाहिए पिंक कर सकता हूँ। ठीक है, वापस से येलो चाहिए तो मैं येलो कर सकता हूँ। तो मेरा काम कितना बचा है, जो मुझे अब कम से कम 1 दिन 2 दिन तक मुझे लग सकते थे उस काम में, अब मैंने उसे इजीली सिंपल 1 क्लिक में मैंने उसको यहां पर अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक परफेक्ट डिजाइनिंग हमें करनी पड़ती है, एक रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग हमें करनी पड़ती है। तो ये काम होता है हमारा किस चीज का, कंपोनेंट्स का और वेरिएंट्स का। इसी तरीके से आप मेन कंपोनेंट होगा, मेन कंपोनेंट के चाइल्ड कंपोनेंट्स आप बनाओगे। देखिए मेन कंपोनेंट के बाद आप उसकी जब यहाँ पर कॉपी भी उठा के लेके आओगे तो वो क्या है आपका, यहाँ पर देखिए क्या है, ये मेन कंपोनेंट है, ये इसके चाइल्ड कंपोनेंट है। आपको यहाँ पे इनके आगे जो शेप है मेन कंपोनेंट के आगे डायमंड का, और वैसे आपको सिंपल आपको दिखेगा। ठीक है, इसके हमने वेरिएंट्स यहाँ पर किए। वेरिएंट्स में आप मेन कंपोनेंट में कुछ चेंजेस करेंगे तो वेरिएंट्स में नहीं चेंजेस होंगे, वो आपके मेन कंपोनेंट्स होगा। तो मेन कंपोनेंट्स की आप वहां पर कॉपी लोगे तो उसमें चेंजेस होंगे। वेरिएंट्स इसलिए किए जाते हैं कि हमें कहीं पर येलो कलर लेना है, कहीं पर रेड कलर लेना है, या पर सेम बटन रखना है, बस उसमें टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो इसलिए हम उसके वेरिएंट्स वहां पर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये क्या था हमारा कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको ये चीजें आ जाएगी और इसका यूज भी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएगा। अब हम समझते हैं बुलियन ऑपरेशन के बारे में। देखिए बुलियन ऑपरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी शेप ऐसी होती है कि जो कि हम मैनुअली यहाँ पर डिजाइन नहीं कर पाते। जैसे कि पेन टूल है, पेन टूल की हेल्प से काफी चीजें ऐसी हैं कि जो कि हम यहाँ पर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शेप हमें कुछ क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन बुलियन ऑपरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं, जैसी भी हमें शेप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब कैसे इसको समझेंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल लिया और मैं एक रेक्टेंगल और ले लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल और ले लिया। अब बुलियन ऑपरेशन कहां पर आएगा, अब देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और ये एरो पर मैं यहां पर ये, ठीक है, ये बुलियन ऑपरेशन का आपको दिख रहा होगा यहां पर बुलियन ऑपरेशन। अब यहां पर आपको अलग अलग कैटेगरी दिख रही है। क्या दिख रही है, यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, ठीक है, एक्सक्लूड और फ्लैटन। ठीक है, अब इनका क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। अब मेरे पास ये दो शेप है, एक शेप को मैं यहां पर अभी लेकर आता हूं। अभी आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये एक ही शेप है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है। अगर इनको मुझे कंप्लीट एक ही शेप में यहां पर बनाना है तो मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करूंगा, इस एरो पर जाऊंगा, बुलियन ऑपरेशन यूनियन पर क्लिक करूंगा। तो अब क्या हो गया, अब ये मेरी शेप एक ही यहां पर बन चुकी है, पहले नहीं थी। अंडो करता हूं मैं, अब देखिए क्या हो रहा है, ये मेरी अलग थी, ये मेरी अलग थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको यूनियन कर देता हूं तो ये मेरी एक ही शेप यहां पर बन चुकी है। अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस डबल क्लिक करूंगा तो मैं उस शेप के अंदर चला जाऊंगा, उस ग्रुप के अंदर चला जाऊंगा। डबल क्लिक करा मैंने, ठीक है, इस शेप के अंदर चला गया। अब मुझे ये शेप यहां पर चाहिए तो मेरी शेप यहां पर आ जाएगी।
अगर मुझे इसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि मुझे इसमें यहां पर कुछ चेंजेस करने हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो मेरी शेप वैसे यहां पर बन जाएगी, एक ही शेप मेरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप अलग अलग तरह की शेप्स यहां पर डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि मुझे इसके कॉर्नर्स थोड़े इस टाइप से करने हैं, ठीक है, और मुझे इसमें कुछ और भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं यहां पर कुछ चेंजेस करने हैं कुछ इस टाइप से। तो क्या हुआ है, एक ही शेप मेरी बन चुकी है। तो ये क्या था हमारा यूनियन, फर्स्ट पॉइंट। अब मुझे दूसरा पॉइंट यहां पर समझेंगे, एक और शेप मैं ले लेता हूं और ऐसी एक रेक्टेंगल और ले लेता हूं, सिंपल वे में समझेंगे, इजीली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। शेप आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर क्रिएट कर सकते हो। अब मैं इस शेप को यहां पर लेकर आता हूं और इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूं और यहां से क्या करता हूं, अब इसको सबट्रैक्ट करता हूं। तो अब क्या हुआ है, जो मेरी दूसरी शेप थी, अंडो करता हूं, ये जो मेरी शेप थी दूसरी वाली, ये जितना पार्ट, ये जो मेरी फर्स्ट शेप थी, सेकंड शेप थी, अब ये जो सेकंड शेप का जितना भी पार्ट इस शेप के अंदर रहेगा, ठीक है, इनसाइड रहेगा, वो उतने ही पार्ट को यहां पर माइनस कर देगा, ठीक है। मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूं और यहां से क्या करता हूं, इसको सबट्रैक्ट कर देता हूं। इस पार्ट को इसने सबट्रैक्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो मेरी शेप गायब होगी, अगर मैं डबल क्लिक करूंगा ऐसे जाके, ठीक है, डबल क्लिक करूंगा तो मेरी शेप यहीं पर है और मैं इसको कहीं पर भी क्या कर सकता हूं, इजीली ले जा सकता हूं। मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको कहीं पर भी ले जा सकता हूं, ठीक है। ये देखिए, मुझे कुछ इस टाइप की शेप क्रिएट करनी है तो मैं ऐसी भी शेप यहां पर क्रिएट कर सकता हूं। तो ये काम क्या था, सबट्रैक्ट। पहले हमने समझा यूनियन के बारे में, अब इसने क्या करा है, ये सबट्रैक्ट कर देता है इसके अंदर। जैसे कि मैं कुछ और भी यहां पर शेप लेके दिखा देता हूं आपको, जैसे कि मैं एलिप्स टूल लेता हूं, एक मैं सर्कल यहां पर लेता हूं, ठीक है, और इसी की मैं कॉपी ले लेता हूं दूसरी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, यहां पर इसको लिया और एक शेप और मैं यहां पर लेने के बाद ओल्ड प्रेस के साथ, सॉरी यहां पर ये, और ओल्ड के साथ यहां पर इसको प्रेस करता हूं। अब देखिए, अब क्या करेगा, इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या करा है इसने, मेन शेप में से मेरी जो दो शेप लिए थे मैंने, दो अलग सर्कल लिए थे, उसमें से क्या कर दिया, वो सबट्रैक्ट कर दिया। कुछ इस टाइप की शेप मेरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट से यहाँ पर पॉइंट को समझते हैं, वापस से एक और रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं, ठीक है, सिंपल वे में समझेंगे, इजीली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे चीजें आपको आने लगेंगी। अब इस शेप को मैं यहां पर लेता हूं, कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूं, अब यहां पर क्या है, इंटरसेक्ट, इसको मैं क्लिक करता हूं तो इसने क्या करा है, इंटरसेक्ट में वापस से अंडो करता हूं। अब देखिए, अब जो मेरी मेन शेप थी और जो सेकंड शेप थी, यहां जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पर ये मिल रही है आपस में आके, कहां पर मिल रही है, ये अलग पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। तो जो ये जहां पर ये मिलेंगी, जहां पर कोलैब करेंगी, उस पार्ट को ये रखेगा और कंप्लीट को क्या कर देगा, यहां से ये इसको इंटरसेक्ट डिलीट कर देगा, उसको हटा देगा, ठीक है। अब ये शेप मेरी है यहां पे, ठीक है, ये मेरी शेप वहां पर है। इसी टाइप से आप डबल क्लिक करके उस शेप को अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट शेप को यहां पर समझते हैं, वापस से एक और रेक्टेंगल लेते हैं, वापस से एक और रेक्टेंगल लेते हैं और इसको इसमें यहां पर लेकर आ जाते हैं और अब कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे। अब क्या करते हैं, अब इसको एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड से क्या हुआ है, अब पहले यहां पर ये देखिए, पहले क्या हुआ था, इंटरसेक्ट में खाली मेरा जो जहां पर वो कोलैब कर रही थी, मिल रही थी दोनों शेप आगे, जो एक एरिया वो बना रही थी मिलने के बाद, ठीक है, उस एरिया को रख रहा था। अब इसने क्या करा है, उस एरिया को यहां पर एक्सक्लूड ने क्या करा है, उसको यहां से डिलीट कर दिया है, उसको हटा दिया है यहां से, ठीक है, उसको हटा दिया है। अब मैं इसको जहां पर भी रखना चाहता हूं, ये उतने ही पार्ट को उसी तरीके से क्या करेगा, ये उसी तरीके से उसको मैनेज कर लेगा। ये देखिए, इसी तरीके से क्या कर देगा वो, ठीक है। इस टाइप से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इस शेप को क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग तरह की चीजें हैं जो कि आप डिजाइनिंग में यूज करते हो, जब आप कोई भी शेप आप क्रिएट करते हो, वैसी चीजें आप यहाँ पर बना सकते हो। वापिस से एक और रेक्टेंगल लेता हूं, ठीक है, और इसी की कॉपी ले लेता हूं यहां से और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसको यहां पर मैंने रखा, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं कंप्लीट को। अब लास्ट मेरा ऑप्शन क्या है, फ्लैटन। अब देखिए फ्लैटन में क्या है, अब ये बन तो एक शेप गई है, लेकिन मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरा एक अलग पार्ट है, ये मेरा एक अलग पार्ट है, ठीक है।
तो अगर मैं यहीं पर एक और अंडो करता हूं, ठीक है, ये मेरी एक अलग हो गई। इसी की मैं दूसरी कॉपी लेता हूं, यहां पर रख देता हूं, इसी की मैं तीसरी कॉपी लेता हूं, यहां पर रखता हूं। अब इसको कंप्लीट को मैं सिलेक्ट करता हूं और फ्लैटन करता हूं। तो अब क्या बता रहा है कि भाई मेरे पास 1 2 3 4 4 शेप हैं। तो मुझे बता रहा है वो कितनी शेप को मिलाकर मैंने ये एक चीज यहां पर क्रिएट की है। अगर मैं इसको यहां पर क्या करता हूं, कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूं और अगर मैं इसको यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देखिए कुछ इस टाइप की शेप की मेरी बन जाएगी। तो इस टाइप से आप बुलियन ऑपरेशन का यूज कर सकते हो अपनी डिजाइनिंग में। किसी भी शेप को, कैसी भी शेप आप यहां पर डिजाइन कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये होता है बुलियन ऑपरेशन। अब हम समझते हैं यहां पर ग्रुप और फ्रेम्स के बारे में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए ग्रुप और फ्रेम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी डिजाइनिंग में, हम इनको यूज करते हैं, लेकिन काफी कंफ्यूजन भी हमें रहती है किस चीज को ग्रुप करना चाहिए, किस चीज को हमें फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर फ्रेम तो वो होते हैं ना कि जो हम स्क्रीन साइज, डेस्कटॉप साइज लेते हैं ना, उन स्क्रीन के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेम अलग भी होता है, उसको फ्रेम सिलेक्शन हम कहते हैं, जैसे ग्रुप सिलेक्शन और फ्रेम सिलेक्शन, उसको हम भी समझते हैं, सिंपल वे में समझ आ जाएगी हमें सारी चीजें। मैं यहां पर 2 फ्रेम लेता हूं, एक फ्रेम मैंने इधर लिया और ऑल्ट प्रेस करके एक फ्रेम मैंने इधर ले लिया, ठीक है। 2 फ्रेम हो गए, ये भी फ्रेम है, ये भी फ्रेम है, लेकिन जो हम फ्रेम लेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका डिफरेंट वहां पर यूज है। सेम ही चीज है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट यूज है। देखने में दोनों ग्रुप और फ्रेम आपको सेम ही लगेंगे, लेकिन दोनों का काम अलग है। अब मैं टेक्स्ट ले लेता हूं, सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रुप और इसका साइज मैं यहां पर थोड़ा छोटा ले लेता हूं, ठीक है, ग्रुप। और यहां पर ये फ्रेम, ठीक है। इनको हम समझेंगे यहां पर अब ग्रुप और फ्रेम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं यहां पर एक शेप लेता हूं, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल मैंने लिया और एक टेक्स्ट और ले लेता हूं मैं यहां पर, और मैं यहां पर लिख लेता हूं बाई, ठीक है। और इसका साइज मैं थोड़ा अब यहां पर छोटा ले लेता हूं, ये थोड़ा सा, और मैं इसको 12 ले लेता हूं। अब देखिए ये क्या है मेरा, यहां पर ये फ्रेम है, ये मेरा फ्रेम था मेन, यहां पर मैंने एक शेप ली है और ये मेरा टेक्स्ट है। अब ये दोनों क्या है, अगर मैं इसको यहां पर प्लेस करता हूं, अभी आपको देखने में क्या लग रहा है कि एक बटन है यहां पर, नहीं, ये अलग है और मेरा टेक्स्ट यहां पर अभी क्या है, अलग है, ठीक है। इसको मैं परफेक्टली प्लेस कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा माउस में, तो आपको यहां पर ग्रुप सिलेक्शन दिख रहा होगा। मैंने इसको ग्रुप सिलेक्शन में कन्वर्ट करा तो क्या हो गया, अब ये मेरा एक ग्रुप यहां पर बन चुका है, पहले नहीं था। पहले क्या था, ये दोनों अलग अलग शेप थी, पहले क्या थी, अलग अलग शेप थी हमारी, ये है ना, अलग अलग थी ना ग्रुप से पहले। और अब मैं इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा माउस की, तो ग्रुप सिलेक्शन हो गया। अब ये मेरी एक शेप यहां पर बन चुकी है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब थोड़ा सा पहले ग्रुप को समझ लेते हैं। ग्रुप को अच्छे से समझ गए तो फ्रेम जब मैं बताऊंगा ना, आपको तुरंत समझ आ जाएगी ग्रुप और फ्रेम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं यहां पर एक स्टार लेता हूं, एक शेप ले लेता हूं, एक मैंने स्टार ले लिया यहां पर, और इसका फिल कलर मैं यहां पर ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस शेप को पिक करता हूं और यहां पर प्लेस कर देता हूं। मेरा एक बटन है, बहुत अच्छा है कि जिसपे टेक्स्ट भी है, ये है। अब मैं इसको लेकर जाता हूं तो क्या है, खाली मेरा जो जिसको मैंने ग्रुप किया था, इस रेक्टेंगल और इस टेक्स्ट को, मेरा वही यहां पर क्या है, ग्रुप सिलेक्शन है। अगर आप यहां पर देखोगे फ्रेम 11, ठीक है, ये 12 है। फ्रेम 11 में आपको क्या दिखा रहा है, एक ग्रुप मैंने बनाया है जिसमें ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बाई और रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब जो बाई मैंने टेक्स्ट लिखा है और रेक्टेंगल है, लेकिन मेरा स्टार यहां पे नहीं है। अगर मुझे इसको भी ग्रुप करना है, इस स्टार को भी इस ग्रुप के अंदर करना है, तो मुझे इस स्टार को यहां से पिक करना पड़ेगा और मुझे इस ग्रुप के अंदर इसको छोड़ना पड़ेगा। अब मेरा ये एक ग्रुप बन चुका है। इतनी चीज क्लियर हुई, यहां तक समझे। अब फ्रेम को समझते हैं। अब मैं क्या करता हूं, वापस से एक शेप ले लेता हूं, एक रेक्टेंगल मैंने इसी तरीके से मैं ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। एक टेक्स्ट ले लेता हूं जो कि मैं बाई सेम मैं रखता हूं यहां पर, और मैं इसको यहां पर प्लेस कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, अभी तो मेरे दोनों डिफरेंस है, ठीक है, अलग अलग है। अभी तो मैंने ना इनको ग्रुप कराना फ्रेम करा, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, यहां पर फ्रेम करना है, ठीक है।
अब मैं इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ग्रुप के नीचे आपको फ्रेम सिलेक्शन दिख रहा होगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा तो ये मेरा एक फ्रेम बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक और शेप ऐसे ही है एक स्टार ले लेता हूं और शिफ्ट के साथ मैं इसको इसी टाइप से ले लेता हूं। इसका भी सेम कलर में यहां पर फिल पर जाकर और इसको भी ब्लू ले लेता हूं। अब देखिए, अब मुझे पहले क्या करना पड़ा था, अब देखिए फ्रेम 12 के अंदर क्या है मेरा, यहां पर स्टार है, फ्रेम है, और इस फ्रेम 13 के अंदर क्या है, बाई और रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है मेरा और बाई ये टेक्स्ट है, लेकिन स्टार मेरा बाहर है। अब मैं क्या करता हूं, इस स्टार को पिक करता हूं, एक सेकेंड, इस स्टार को पिक करता हूं और यहां पर छोड़ देता हूं। अब ये मेरा एक कंप्लीट, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस फ्रेम के अंदर स्टार है, बाई है और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये मेरा एक फ्रेम बन चुका है। अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। ग्रुप में क्या होता है कि ये अगर इस फ्रेम के अंदर मैं कोई भी बाहर से कोई चीज लाऊंगा ना तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करेगा। ग्रुप को उस शेप को उठा के उस ग्रुप के अंदर छोड़ना पड़ेगा हमें मैन्युअली, लेकिन हम इसको डायरेक्ट यहां से पिक करा हमने, और अब मान के चलिए कि मैं इसको यहां से उठाकर बाहर ले आता हूं, तो अब ये मेरे फ्रेम से बाहर हो चुका है। लेकिन अगर मैं इस शेप को यहां से उठा के यहां छोड़ता हूं तो अब भी ये इस ग्रुप का ही पार्ट है, लेकिन ये अब इसका स्टार पार्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप में एक बार जो चीज हमने उसके अंदर प्लेस कर दी तो वो उसको अपना ही पार्ट मानेगा, चाहे आप उसको कहीं पर भी लेकर चले जाओ, वो जब भी उसको अपना ही पार्ट मानेगा। लेकिन फ्रेम का कहना यह है कि भाई मेरे जो मैंने एक एरिया डिफाइन कर दिया है उसके अंदर आप रहोगे तो मेरे साथ रहोगे, बाहर जाना है तो फिर बाहर जाओ, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपका मेरे साथ कोई भी लिंक नहीं है। चीजें क्लियर हुई आपको? ग्रुप का कहना यह है कि आप एक बार मेरे अंदर आ चुके हो, मतलब ग्रुप के अंदर आपने एंट्री कर ली, तो फिर आप बाहर जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट फिर वहां से घर से टोटली निकलना पड़ेगा, तो आप मेरे ग्रुप से बाहर हो जाओगे। लेकिन फ्रेम का कहना है कि भाई मैंने तो एक एरिया बनाया हुआ है, उसके अंदर रहोगे तो मेरे फ्रेम के मेरे घर के अंदर रहोगे, अगर बाहर कदम रखा आपने घर से तो आपसे मेरा कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन ग्रुप का कहना यह है कि भाई आप अगर जा रहे हो तो ऐसे आप घूम के आ जाओ, जब भी आप मेरा ही पार्ट रहोगे, घर से बाहर घूम के आ जाओ एक दो गली, फिर भी आप मेरा ही पार्ट रहोगे, और बाद में आना है तो आ जाओ, अगर जाना है तो फिर परमानेंट जाओ निकल के घर से। ठीक है, लेकिन फ्रेम का कहना है कि भाई मेरे घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, घर से बाहर गए तो आप मेरे इस घर में आपका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिंपल वे में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ग्रुप का और फ्रेम का डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसी तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग के बारे में, जो प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन का कैसे हम यूज करेंगे अपनी डिजाइनिंग में। जब हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, जितनी भी चीजें हमें डिजाइन करनी होती है अपनी वेबसाइट ऐप डिजाइन करने के लिए, सारे फ्रेम हम डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट काम आता है हमारा प्रोटोटाइपिंग का। ठीक है, अब प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्रोसरी ऐप है, ठीक है, ये अलग अलग फ्रेम है इसके यहाँ पर। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पेज है, गेट स्टार्टेड, होम पेज है, ये ग्रोसरी का है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये फेवरेट पे, ये किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो। अब प्रोटोटाइप में क्या होता है कि मैं कहां पर क्लिक करके कौन सा मेरा पेज ओपन होगा, ठीक है, कहां पर क्लिक करूंगा तो क्या ओपन होगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन होगा, पेमेंट वाले ऑप्शन पर करूंगा तो कैसे वो ओपन होगा, क्या ओपन होगा और कैसे ओपन होगा, मतलब क्या ओपन होगा वो तो हम प्रोटोटाइप में करेंगे, कैसे ओपन होगा वो पार्ट आता है एनिमेशन का। ये दोनों एक ही साथ होते हैं, जब हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो उसके बाद हमें उसमें एनिमेशन लगाना होता है, उसको हम समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इसको समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, जिससे कि हर एक पॉइंट्स आपके इजीली यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ये लास्ट काम होता है किसी भी डिजाइनिंग में। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक अलग अलग पेज है, ये अभी मैंने आपको बताया, ये एक स्टार्टिंग पेज है, जब हम लॉगिन कर लेते हैं गेट स्टार्टेड। ये एक होम पेज है जहाँ पर मेरे पास फ्रूट, वेजिटेबल्स और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये डेली ग्रोसरी फूड ऐप है हमारी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेबल्स पर क्लिक करा है तो ये चीज़ ओपन हो चुकी है। फेवरेट पर क्लिक करा है, नीचे फेवरेट है, मेन्यू है आपके, ये
क्लिक करा तो हमारे ये फेवरेट जो चीजें हमें फेवरेट पे हम करते हैं ना, उसी तरीके से जिस तरीके से आप कोई भी ई कॉमर्स ऐप आप यूज करते हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट पर हमने बनाना पर क्लिक करा तो ये हो गया। ठीक है, ये टोमेटो पर क्लिक करा तो ये ओपन हो चुका। एड यहाँ पर क्या है, ये माई कार्ट पर क्लिक करा तो जो चीजें हमने कार्ट में ऐड की होंगी तो वो सारी चीजें ओपन हो जाए। लेकिन अब ये कैसे ओपन होंगी, कैसे वर्क करेंगी, उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको फ्रेम को सिलेक्ट करा और मैं यहाँ पर ना प्रोटोटाइप है, यहाँ पर डिजाइन के साथ में प्रोटोटाइप मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इसको हम लास्ट में समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बाद में इसको समझा जाता है। प्रोटोटाइप पर क्लिक करें, अगर मैं फॉलो पर क्लिक करता हूं, ये देखिए अगर मैं इस पर इसके प्रीव्यू पर जाता हूं, ये देखिए मेरा कुछ ये फ्रेम मेरा ओपन हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं अब इस पर क्लिक कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने अब इसको बताया नहीं है किस पर क्लिक करने से क्या चीज ओपन होगी, तो मैं इसको कट कर देता हूं। अब प्रोटोटाइप पर मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको ये प्लस वाला साइन आ रहा होगा। ठीक है, अब इस प्लस वाले साइन पर मैं क्लिक करूंगा तो इस पर क्लिक करूंगा तो क्या ओपन होना चाहिए, ये पेज ओपन होना चाहिए। अब क्या आया यहां पर, ये ट्रिगर है, मतलब कि टैप करने पे ऑन टैप ऑन डार्क, मतलब होता है ना किसी चीज को हम स्लाइड करते हैं कुछ हॉरिजेंटली कुछ वर्टिकली, है ना, उस टाइप से। तो हम ऑन टैप टैप करेंगे क्योंकि बटन है तो बटन पे तो टैप होता है। ऑन टैप करेंगे। एक्शन क्या है, नेविगेट टू, ये क्या है, डेस्टिनेशन आईफोन 14 प्रो, क्योंकि आईफोन 14 प्रो 1 आईफोन 14 प्रो 2, तो मतलब कहां से किसको क्लिक करें तो क्या कौन सा पेज ओपन होगा। ये है एनिमेशन, ये है इंस्टेंट, डिजोल्व, स्मार्ट एनिमेशन, मूव इन मूव आउट, पुश, इसको भी हम समझते हैं अभी यहाँ पर। तो अभी हमने क्या कर दिया, इंस्टेंट कर दिया इसको। ठीक है, और इसको कट कर दिया। अब मैं इस फॉलो पर क्लिक करता हूं, अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपका पेज ओपन हो चुका है। वो देखिए मैं इस पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूं तो आपका ये पेज ओपन हो चुका है। लेकिन सिंपल एकदम से आ रहा है, कुछ एनिमेशन करके देखते हैं। तो इस पर जो हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप किया था, यहाँ पर हम चलते हैं और इंस्टेंट की जगह इसको डिसोल्व कर देते हैं। अब देखिए डिसोल्व में क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी चीजें डिसोल्व, ईज आउट, ईज इन हम कर देते हैं। ईज इन से एकदम से ऐसे आएगा, निकलता हूं, मतलब कोई चीज बाहर से आ रही, ईज आउट मतलब बाहर को जा रही है। ठीक है, अब हम वापस से इसको करके देखते हैं। अब देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, देखिए एक ऐसा लगा ना कि कुछ आया है एकदम से निकल के, डिसोल्व हुआ है और आया है निकल के। ठीक है, इस टाइप से देखिए क्लिक करा तो किस टाइप से वो वर्क वहां पर कर रहा है। अब इसी पर मैं क्लिक करता हूं, अब मैं डिसोल्व की जगह स्मार्ट एनिमेशन कर देता हूं। ठीक है, स्मार्ट एनिमेशन पे अब मैं इसको फॉलो पर क्लिक करता हूं और देखिए एकदम से डिसोल्व होके वो आया ना, वो एक स्मार्ट एनिमेशन के थ्रू वहां पर निकल कर आया है। ठीक है, इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब सारी चीजों को हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेगा तो ये पेज हमारा ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इस वेजिटेबल पर क्लिक करूं तो मेरा ये पेज होना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल का तो पेज मेरा ये है। इस पर क्लिक करूं तो ये पेज ओपन होना चाहिए। स्मार्ट एनिमेशन और ईज एंड आउट पे मैं करता हूं। अब देखिए कैसे होगा, सारी चीजों को हम करके देखेंगे इसी तरीके से, जिससे कि इजीली हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। गेट स्टार्टेड, ठीक है, ये वेजिटेबल है हमारे यहाँ पर, स्नैक्स हैं, सारी चीजें हैं ये अलग अलग। अब मैं वेजिटेबल पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए वेजिटेबल पर क्लिक करने के बाद ये आया। अभी और कहीं क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं हो, क्योंकि मैंने अभी इसको कमांड नहीं दी है, इसका प्रोटोटाइप प्रॉपर मैंने नहीं किया है। ठीक है, अब मैं वापस से वेजिटेबल पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये पेज ओपन होता है ना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इजीली आप कर सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इसको करना। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि अगर मैं यहां पर फेवरेट पर क्लिक करूं तो मैं एक सेकेंड, मैं फेवरेट पर क्लिक करूं तो मेरा ये पेज ओपन होना चाहिए, ईज एंड आउट और ईज एंड आउट बैक। ठीक है, इस टाइप से हुआ। अब वापस से क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड वेजिटेबल, यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस पेज पर जो फ्रूट वाला था इस पर मैंने क्लिक करा था। मैं क्लिक करता हूं तो मेरा फेवरेट वाला पेज भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सारी प्रोटोटाइप इसी तरीके से करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा फेवरेट पर था, अब यहां पर भी फेवरेट है तो इस पर भी क्लिक करूं तो मैं क्या होना चाहिए, मैं इस पर भी क्लिक करूं तो यही पेज ओपन होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे और ठीक है, इतना हो गया। और अगर मैं यहां पर भी मेरा फेवरेट का है तो यहां पर भी ये पेज ओपन होना चाहिए इसी तरीके से। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर
यहां पर माई कार्ट का ऑप्शन है। अगर मैं ये देखिए मैं माई कार्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरा क्या ओपन होना चाहिए, ये मेरा कार्ट वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं और इसका जो स्मार्ट एनिमेशन में मैं इसको ईज इन बैक कर देता हूं। ठीक है, यहां पर भी मेरा कार्ट वाला पार्ट है और मैं इसको भी यहीं पर लेकर आऊंगा और इसको भी सेम रखता हूं और यहां पर भी मेरा कार्ट का पार्ट है, मैं इसको भी यहीं कर देता हूं। ठीक है, सेम चीज मैं अप्लाई कर देता हूं। अब इसको थोड़ा यूज करके देखते हैं। गेट स्टार्टेड, ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट्स, अभी हमने इतना काम नहीं करा। फेवरेट पर क्लिक करता हूं तो मेरा फेवरेट वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। कार्ट पे करता हूं तो मेरा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, है ना। बढ़िया, उसी तरीके से वर्क कर रहा है मेरा पेज यहां पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं इस बनाना पर क्लिक करता हूं, ठीक है, तो मेरा ये पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट एनिमेशन इज इन। ठीक है, अगर मैं यहां पर टोमेटो पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। इसके बाद ठीक है, कुछ इस टाइप से ये वर्क यहां पर प्रॉपरली करेगा। अगर मैं इस होम पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये पेज ओपन होना चाहिए, या नहीं, इसको हम यहां पे नहीं करेंगे, इसको हम यहां से करेंगे। इसको मैं क्लिक करता हूं तो मेरा कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, हमारा ये पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से, और यहां पर क्लिक करता हूं तो यही पेज मेरा ओपन होना चाहिए। ज्यादातर हमने सारी चीजें कर ली, अब थोड़ा सा इसको यूज करके देखते हैं। फॉलो, ठीक है, अब गेट स्टार्टेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, एक पेज हमारा और रह गया। अगर मैं इस फ्रूट पर वापस से क्लिक करता हूं तो मेरा ये पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको यूज करके। गेट स्टार्टेड, वेजिटेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स। ठीक है, कुछ इसी टाइप से सारे फ्रूट्स मेरे पास आ रहे हैं, वेजिटेबल। ठीक है, अभी तो ये 4-5 पेज है जो डिजाइन किए हुए हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर ग्रोसरी ऐप हम डिजाइन कर रहे हैं, बहुत से पेज बनते हैं, 100, 150, 200 पेज तक हम डिजाइन करने पड़ सकते हैं हमें। ठीक है, तो अभी तो ये एक बेसिक है जिससे कि हमें चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं, लेकिन जब प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं तो हर एक चीज परफेक्टली हम वहां पर डिजाइन करते हैं। अगर मैं टोमेटो पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ये ओपन हो रहा है, लेकिन बैक कर रहा हूं तो अभी इसका मैंने कोई नहीं लगाया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इस टोमेटो पर क्लिक कर रहा हूं तो वेजिटेबल वाले पार्ट है ना मेरा, तो ये ओपन होना चाहिए। अगर मैं इस बनाना पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये वाला पार्ट ओपन होना चाहिए। ऐसे ही जब आप करोगे तो चीजें आपको समझ आई कौन सी चीज रह गई है और किस पे मुझे वापस से प्रोटोटाइप एनिमेशन उस पर यूज करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बनाना पर क्लिक करते हैं तो मेरा पेज ओपन होता है बनाना वाला। बैक जाता हूं, ठीक है, तो मैं बैक वापस से यहीं पर आ गया। वेजिटेबल पर क्लिक करता हूं, टोमेटो पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये पेज ओपन हो गया। बैक जाता हूं तो वापस से वेजिटेबल वाले पेज पर, ये भी चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि वेजिटेबल पे जाके हम डायरेक्ट फिर किस पे, पहले तो गए हम किससे, वेजिटेबल से टोमेटो पे, और टोमेटो से हमने क्या कर दिया कि हमने इसको होम पेज यहां पर समझा तो हमने इस पे क्लिक कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वेजिटेबल से हम टोमेटो पर आए हैं और टोमेटो से वापस भी हमें किस पर जाना पड़ेगा, वेजिटेबल वाले पार्ट पर ही हमें जाना पड़ेगा। फेवरेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फेवरेट वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर भी मेरे पास कोई बैक का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा पार्ट रह गया, तो मैं किस पर जाऊंगा, मैं यहां से इसको इस पर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही आपको समझ आएंगी चीजें कौन सी चीज रह गई है। गेट स्टार्टेड, ठीक है, ये हमारा बनाना वाला पार्ट आ गया। ठीक है, मैं कार्ट पर जाता हूं, कार्ट पर जाने के बाद मेरे पास कौन सा पेज, ये फ्रूट वाला वापस से ओपन हो चुका है। कार्ट पर जाता हूं तो मेरे पास ये कार्ट वाला पार्ट ओपन हो चुका है। फेवरेट पर जाता हूं तो फेवरेट, होम पर जाता हूं तो वापस से मैं होम पर आ जाऊंगा। ऐड टू कार्ट पर जाऊंगा तो ऐड टू कार्ट, बैक पर जाऊंगा तो बैक, वेजिटेबल, टोमेटो, बैक, ऐड टू कार्ट, कार्ट वाला पार्ट, फेवरेट, होम। ठीक है, उसी तरीके से सारी चीजें मेरी वहां पर वर्क कर रही हैं परफेक्टली। इसी तरीके से ये एनिमेशन वर्क करते हैं। ठीक है, किस टाइप से प्रोटोटाइप आपको करना है, जब आप परफेक्टली डिजाइन कर लेते हो एक वेबसाइट, तो आपको इसी तरीके से वर्क करना है कि किस पर क्लिक करें तो क्या ओपन होगा और कैसे ओपन होगा, कौन से पेज पे हम जाने के बाद हम, मतलब हम बनाने पर गए, क्लिक करा तो ये पेज हुआ, अब इसके बाद ये नहीं कि इसके बाद ये वेजिटेबल वाला पार्ट हमने यहां पर कर दिया, नहीं, हम यहां से यहां पर आए हैं तो हमें वापस भी इसी पेज पर जाना पड़ेगा।
तो वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो समझनी पड़ेगी। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को तो आ जाएगी। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, प्रोटोटाइपिंग यहाँ पर कर सकते हो, एनिमेशन आप यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी वे है। अभी हमने इसको बेसिक से समझा था चीज़ों को, किस टाइप से फिग्मा हम यूज़ करते हैं, जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है, किस तरीके से चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं। अभी हमने प्रॉपर कोई वेबसाइट तो हमने डिज़ाइन करके यहाँ पर नहीं देखी है, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग करना एक बाद का काम है, पहले इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आपको आना चाहिए। किस टाइप से हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे इन टूल बार की हेल्प से चीज़ें हम क्रिएट करेंगे, कैसे फ्रेम लेकर आएंगे, कैसे चीज़ों को समझेंगे। पहले प्रैक्टिस की जाती है किसी भी सॉफ्टवेयर पर अच्छे से। मेन चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स, ऑटो लेआउट, ठीक है, लेआउट ग्रिड, अलग अलग चीज़ें हमने समझी, टाइपोग्राफी हमने समझी, सारे टूल्स बार हमने समझे, किस तरीके से शेप हम लेकर आते हैं, ठीक है, ऑटो लेआउट हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक कैसे रेस्पॉन्सिव डिजाइन हम बनाते हैं, बटन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंपोनेंट बनाएंगे, कैसे उसके वेरिएंट्स बनाएंगे, कैसे हम अगर कंपोनेंट में चेंज कर रहे हैं तो कैसे उसके चाइल्ड कंपोनेंट में चेंजेस हो जाते हैं। तो एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन हमें बनाना है तो ऑटो लेआउट में स्टार्टिंग से ही हमें उसको कन्वर्ट करके चलना पड़ेगा, जब ये वो रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनेगा। और लेआउट ग्रिड का यूज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो डिजाइन है एकदम क्लीन, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट हो इसके। क्योंकि कोई भी चीजें आपको अगर परफेक्टली प्लेस नहीं होगी तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। जो भी वेबसाइट ऐप आप यूज करते हो, जितनी भी फेमस वेबसाइट ऐप है, आप उनको यूज करोगे तो आप उनको समझोगे, देखोगे, आप उनको देखिए, समझिए किस तरीके से वो वर्क करती हैं, किस तरीके से उनकी डिजाइनिंग है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन है, कैसे टेक्स्ट उन पे यूज किए गए हैं, कैसे फॉन्ट उस पे लिया गया है। हर एक चीज आप अच्छे से समझोगे तो आपको चीजें अच्छे से डिटेल में यहाँ पर समझ आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो लेआउट ग्रिड का यूज हुआ है, अब यहाँ पर आप अलाइनमेंट देखोगे, ये है हमारी क्या है, रूलर्स होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा तो आप देखोगे सारी चीजें आपको परफेक्टली अलाइन मिलेंगी, देखिए, है ना, ऊपर से नीचे तक परफेक्टली अलाइन आपको मिलेंगी। अगर मैं ऊपर से भी इसको यहां पर लेकर आऊंगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, है ना, फ्रेम इसका यही है ना, पर ये देखिए परफेक्टली अलाइन मिलेंगी आपको सारी चीजें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के कहीं भी प्लेस कर दोगे, ये देखिए। तो डिजाइनिंग ऐसे ही की जाती है और ऐसे ही आपको करनी पड़ेगी। बहुत सी सिंपल है, बहुत ईजी है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। अभी हमने बेसिक समझा है, बेसिक से ही हमको चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। आने वाली वीडियो में हम थोड़े डिज़ाइनिंग करके देखें, किस तरीके से कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप हम डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपल वे में। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी धीरे धीरे। इसी तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। फिग्मा है, फ्री सॉफ्टवेयर है, ईजिली आप इस पर वर्क कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें आपको आज बताई गई हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। आने वाली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी फेमस ऐप है जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उनको हम डिज़ाइन करके देखेंगे यहाँ पर, कैसे उसको हम सिंपल वे में यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। हर एक चीज़ परफेक्टली यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन पहले ये जो बेसिक्स मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जब भी हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ सकते हैं आगे। तो पहले आप ये प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए चीज़ों को और बनाने की कोशिश कीजिए। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई गई हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे, जिससे कि हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको यहाँ पर समझ पाएंगे और एक परफेक्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर हम बन पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।